जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों का गैप हो गया है, लेकिन हाँ, लगभग एक हफ्ते का गैप हुआ है। लेकिन आप लोगों को जितने भी अभी मैं टॉपिक्स लाया हूँ ना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरे लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। अगर आप लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा। जितना टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर किया हूँ, सभी टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको कभी भी, मैं इससे पहले भी जब भी आपको टॉपिक्स बताता हूँ तो उससे संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें क्यों है, इंपॉर्टेंस है, उसका प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, सभी चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। तो इसलिए अभी जो इतना मैं टॉपिक्स देखा हूँ ना, देखिए छूटा नहीं है। अब कोई चीज़ छूटने वाला तो छूट ही जाता है, उसको तो कोई मतलब रोक नहीं सकता है, वो अलग बात है ना। तो लगभग लगभग जो चीजें मुझे लगी हैं इंपॉर्टेंट चीजें, है ना, उस हिसाब से मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ। और हम लोग को केवल अब न्यूज नहीं पढ़ना है, ठीक है। न्यूज जैसा कोई चीज नहीं पढ़ना है, रियल में हम लोग को जैसा पढ़ना चाहिए ना, उस तरीके से हम लोग पढ़ना है। आप लोग लगातार, मैं आपको हमेशा बोला हूँ कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, सिलेबस देखिए, उसी हिसाब से पढ़िए। ये सभी टॉपिक्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे। आप लोग रुक करके धैर्य रखना, लेकिन क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये केवल इतना ही नहीं है, अभी एक और पेज में है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं फोर्सफुली बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन ये बोलना जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रख करके अच्छे से सभी को समझिए। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इसके कारण से मैं रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे करके मैं अपने आप को जो है कंप्लीटली जो है आपका जो भी जिस तरीके से वीडियो पहले आ रहा था उसी तरीके से मैं लेकर के आने लगूंगा। ठीक है, आप लोग भी लगातार अपना प्यार बनाए रखिए, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और अच्छे से अपना तैयारी भी कीजिए। ठीक है, दिल्ली में अभी बहुत आप लोग जो है, बहुत लोग वहाँ पे हैं, अगर वीडियो देख रहे होंगे तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, है ना। क्योंकि अभी जो स्थिति है वहाँ कुछ गंभीर स्थितियां भी हो सकती हैं, भूकंप का जो न्यूज़ में जो चल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें और अच्छे से तैयारी भी करें। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा समय इधर उधर नहीं लेंगे, तुरंत पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं एक बार टॉपिक आप लोग को अच्छे से बता देता हूँ कि हम लोग इसमें क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए जितने भी टॉपिक्स हैं ना, सभी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ से संबंधित होते हैं। सभी टॉपिक्स जहाँ पे जहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लेकर के आता हूँ। ठीक है, न्यूज जैसा चीजें नहीं है। ठीक है, न्यूज के अंदर जो हम लोग को जो मेन चीजें पढ़नी है वो सारी चीजें मैं ज्यादातर ध्यान देता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, आप लोग नोट्स अच्छे से जरूर बनाइएगा, अच्छे से समझिए फिर नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे मैप प्रैक्टिस, उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सोलेमन द्वीप। फिर उसके बाद से कार्बन सीमा कर, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मतलब क्या बोलते हैं, वेरी एमपी बोलते हैं ना, वेरी वेरी एमपी, ऐसा वाला ये टॉपिक है। ठीक है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर खाद्य प्रणाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का फेवरेट है, लगातार इससे प्रश्न पूछा जाता है, कुछ ना कुछ, मतलब इससे आसपास की जितने चीजें, इससे संबंधित चीजें, उन सभी से प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं मेंस और प्रीलिम्स में, वो भी दिखाऊंगा मैं। चलिए आगे देखते हैं। समुद्री सूक्ष्म शैवाल, उसके बाद से एचडीजी शिखर सम्मेलन, सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद से बहुपक्षीय विकास बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी टॉपिक्स। क्यों इंपॉर्टेंट है बताऊंगा मैं। मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, भारत लार्ज लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ड्राफ्ट नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, धूल निरोधक, फिर कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी टॉपिक है, लेकिन अब 2 पेज ऐसे ही भर गया था तो मैं सोचा कि ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो जाएगा ना, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी करूँ कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं और अच्छे से हम लोग को उसको समझते हुए चलना है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें और चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैप प्रैक्टिस। मैप आप लोगों को मैं पहले ही बोला था, एक बार और बोल दे रहा हूँ, एक अलग से नोट्स बनाइए जिसमें केवल मैप रहेगा, केवल मैप रहेगा। 5 से 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, बार बार उसको हर दिन 5 से 10 मिनट आप लोग रिवाइज करते रहिए। ठीक है,
तो ये है सोलेमन द्वीप। सोलेमन द्वीप अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है कि मतलब कहीं ना कहीं चीन चीन का यहाँ भी प्रभाव बढ़ते जा रहा है इस आइलैंड पे। ठीक है, तो इसलिए न्यूज में। अब ये जो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सोलेमन आइलैंड जो है ये आखिर है कहाँ पे। सबसे पहले तो ये पैसिफिक ओशियन में है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद से इसका लोकेशन, इसके आसपास की चीजों को देखिए। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, अब दूसरा चीज देखिए, ये इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को देखिए। तो भूमध्य रेखा के ये दक्षिण क्षेत्र में आपको दिख रहा है, तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए कि ये एक देश है पापुआ न्यू गिनी, इसके ये पूर्व में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से अगर आप देखें तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये स्थित है। तो क्वेश्चन यहाँ से ऑप्शन इसी तरीके से बनता है, हाल ही में चर्चित सोलेमन द्वीप के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या फिर आपको अलग अलग ऐसे टॉपिक करके दे देगा मिलाने के लिए, है ना, या फिर किसी और तरीके से प्रश्न दे दिया। तो सभी तरीके से हम लोग सोच करके देख रहे हैं, है ना। ठीक है, बाकी आप लोग इस मैप को और बार बार अच्छे से बार बार रिवाइज करते रहेंगे, देखते रहेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप समझिएगा। पूरा आसान तरीके से मैं इसको समझाऊंगा आपको। एक बार समझना है, उसके बाद से आप सारी चीजों को क्लियरली, बहुत बार हम लोग लगभग सभी चीजें पढ़ रहे हैं, तुरंत आप लोग कैप्चर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे मेंस का प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक तरीके से ऐसा हो गया है, यहाँ पे समझ लो कि मतलब आपको आंसर भी दे दिया गया है और प्रश्न भी दे दिया गया है। ठीक है, आप लोग उसको कितना अच्छे से छाप सकते हैं, आप लोग छापिए फिर। चलिए देखते हैं, ये प्रश्न है। इस प्रश्न को मैं अभी पढ़ रहा हूँ, लास्ट में भी ये प्रश्न को मैं आपको बताऊंगा। इस प्रश्न को आपको, इस प्रश्न का उत्तर लिखना है मेंस के लिए। ठीक है ना, तो क्या क्या चीजें समझना है इस टॉपिक में, टॉपिक पे आपको क्या क्या फोकस करना है, इसलिए मैं पहले प्रश्न दे दिया आपको। देखिए प्रश्न क्या है, भारत के लिए यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा कर के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए और उन रणनीतिक प्रक्रियाओं की चर्चा कीजिए जो भारत इन चुनौतियों से निपटने के लिए आजमा सकता है। क्या टॉपिक क्या है, ये है कार्बन सीमा कर, एक टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक का प्रश्न के हिसाब से क्या करना है, इसका करना है विश्लेषण। विश्लेषण करने के बाद से आखिर भारत जो है इसमें, इसके लिए क्या ऐसी चुनौतियां हो सकती हैं, फिर भारत को आखिर इसके लिए क्या ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए जो एक तरीके से हम लोग प्रतिक्रिया में हम लोग उसका मतलब रणनीति हम लोग बना सके। इस तरीके से सुझाव आपको यहाँ पे देना है, बताना है। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक की ओर चल रहे हैं। आपको पूरा फोकस रखना है कि प्रश्न कैसा पूछा गया, उसी हिसाब से माइंड में आपको आंसर भी रेडी होना चाहिए। तो आप फोकस रहेंगे थोड़ा, इसलिए पहले प्रश्न आपको बता दिया हूं। देखिए अब यहाँ पे टॉपिक शुरू होता है, कार्बन सीमा कर क्यों इंपॉर्टेंट है और न्यूज में क्यों है। तो देखेंगे आप, इन्वायरमेंट से संबंधित चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम नया कॉन्सेप्ट है, अलग कॉन्सेप्ट है ये चीज, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे प्रश्न आता है कि इस टॉपिक में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, द हिंदू का ये आर्टिकल है। ठीक है, तो ये हमारे लिए पहला पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग क्या पढ़ना चाहिए। तो इसमें हम लोग को पहले पढ़ना चाहिए कि आखिर जो ये कार्बन सीमा कर है, कार्बन सीमा कर जो है ये आखिर है क्या, है ना, सबसे पहला पॉइंट। तो अभी पहले इसको समझिए कि कार्बन सीमा कर क्या है। कार्बन सीमा कर आप पहले ये देखिए, मैप से समझ में आएगा। ये पूरा आप देख रहे हैं ना, ये पूरा यूरोप का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो पूरा क्षेत्र है और यहाँ पे जितने देश है ना, ये सभी मिल करके ये एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप का क्या नाम है, यूरोपियन यूनियन, हम लोग लगातार सुने हुए हैं। तो ये जो यूरोपियन यूनियन है ना, इसी का प्लान है कार्बन सीमा कर। ठीक है, या फिर हम लोग इसको कहते हैं कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। ठीक है, अब ये है क्या, इसको समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए यहाँ पे भारत है। ठीक है, भारत में आयरन स्टील का सबसे ज्यादा अभी जो है यूरोपियन क्षेत्र में, इनके देशों में ज्यादातर निर्यात किया जाता है प्रोडक्ट, जितना भी वस्तुएं हैं। ठीक है,
और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। कोई ऐसा उत्पाद, मान के चलिए एल्यूमिनियम ले लिया हम लोग, एल्यूमिनियम का उत्पाद भारत में हो रहा है, ठीक है। अब इसका निर्यात कर रहा है भारत यूरोपियन यूनियन के देशों में, ठीक है। मान के चलिए कि स्वीडन को निर्यात कर रहा है या और किसी देश को। अब क्या हो गया, यूरोपियन यूनियन ये पूरे ग्रुप मिल करके एक उपाय किए कि अब कोई भी देश यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश को कोई भी वस्तु निर्यात करता है और निर्यात करने में अगर उस जो वस्तु निर्यात कर रहा है उस वस्तु को बनाने में कार्बन का उत्सर्जन हुआ हो तो हम लोग उस पर टैक्स लगाएंगे। क्लियर हुआ? थोड़ा सा और एग्जांपल इसी का दे रहा हूं मैं, एल्युमिनियम का। अब हमारे भारत के द्वारा जो है यहाँ से एल्युमिनियम का निर्माण किया गया। निर्माण करने के बाद से ये जो है इसको निर्यात करता है यूरोपियन यूनियन के देशों में, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये गेट के पास पहुंचेगा, यूरोपियन यूनियन का गेट के पास पहुंचेगा, वहां के हवलदार बोलेंगे, मतलब जो भी है यहाँ पे, है ना, तो हवलदार मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो ये लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एल्युमिनियम से संबंधित चीजें पूछेंगे डिटेल्स में। ये लोग क्या पूछेंगे कि आपको यदि ये पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर में, पूरा गेट के अंदर, देश के अंदर घुसना है, तो सबसे पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा पहले नंबर पे कि आखिर इसमें कार्बन कितना जो है यूज हुआ है, इसमें कार्बन कार्बन कितना उत्सर्जन हुआ है एल्युमिनियम को बनाने में। आप कहेंगे कि भाई ये बिल्कुल एकदम इन्वायरमेंट वाली चीजें हैं, तो इसका मतलब है कि पूरा 0%, कुछ नहीं ऐसा, कोई भी ऐसा कार्बन उत्सर्जन वाली कहानी नहीं हुई है, तो आपको जाने दे देंगे। लेकिन आप बोलेंगे नहीं भाई, इसमें तो एल्युमिनियम को बनाने में इतना परसेंट, 10% मान लीजिए कि उत्सर्जन हुआ है, कार्बन का उत्सर्जन हुआ है। अब कार्बन का उत्सर्जन अगर यहाँ पे हुआ है, माने हम लोग एग्जाम्पल के लिए, तो हवलदार आपको यहीं पे रोकेगा, ठीक है। नियम बनाया गया, सारी चीजें मैं बताऊंगा, अभी कहानी बता रहा हूँ, कहानी सुनो पहले, क्योंकि ये जरूरी है समझना पहले इस तरीके से, फिर धीरे धीरे उसमें एक एक फैक्ट फिट करेंगे। तो अब यहाँ पे हवलदार रोक लेगा और ये अपना लिस्ट निकाल करके देखेगा कि भाई 10% के हिसाब से इसको कितना जो है यहाँ पे टैक्स लगाना चाहिए कार्बन उत्सर्जन के लिए, है ना। अगर हम लोग इतना टैक्स देंगे, फिर ये आगे बढ़ाएगा कि भाई जाओ अब जिस देश में आपको, जर्मनी को देना है तो दे दो एल्युमिनियम, लेकिन पहले यहाँ पे ये टैक्स लेगा। किस नाम से टैक्स ले रहा है? तो ये ले रहा है कि कार्बन का उत्सर्जन आप कर रहे हो। कार्बन उत्सर्जन का क्या मतलब हो गया, समझ में आ गया आपको? कि कोई भी ऐसा वस्तु, जो चीज हम लोग बना रहे हैं, उससे संबंधित उत्पादन में जो भी हम लोग जो उत्पादन कर रहे हैं, उसमें अगर उत्सर्जन हो रहा है कार्बन का, तो वो सभी चीजें क्या होंगी, कार्बन उत्सर्जन के अंतर्गत आएंगे। उससे और उसी से बना हुआ जो प्रोडक्ट होगा कार्बन उत्सर्जन युक्त, मतलब कहेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब उससे उत्सर्जन होने वाला जो कार्बन है, कार्बन उत्सर्जन हम लोग इस तरीके से कहते हैं उसको। एकदम सिंपल सा, जिस भी चीज को बनाने में कार्बन, अगर कार्बन निकल रहा है उससे पॉल्यूशन हो रहा है, मतलब वो क्या हो गया, कार्बन उत्सर्जन, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई कि ये क्या करेगा, इस पे टैक्स लगा देगा कि भाई इतना रुपया टैक्स दो, उसके बाद ही अंदर जा पाओगे। क्लियर हो गया ये? तो ये जो पूरा जो अभी मैं ये कहानी बताया, इसी कहानी को हम लोग कहेंगे कार्बन सीमा कर, ठीक है। या फिर हम लोग इसी को कह रहे हैं कि कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। दोनों एक ही है, कुछ अंतर नहीं है। तंत्र का मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 लोग ऐसे कुर्सी लगा के बैठेंगे, है ना, और ये लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को चेक करेंगे, हाँ भाई कितना उत्सर्जन हो रहा है, कहाँ पे, किस देश से आ रहा है, क्या कर रहा है, कितना, मतलब वहां पे उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ है कि उत्सर्जन कम किया जाए, कितना कम किया जाए। आखिर ये वाला जो प्रोडक्ट है, सेकंड नंबर अगर प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट में हम लोग को कितना जो है टैक्स लगाना चाहिए, है ना। इन सभी का जो मैनेजमेंट है उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, ठीक है। अब ऐसा क्या हो गया कि यूरोपियन यूनियन, अब दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो हम लोग ये समझ गए कि कार्बन सीमा कर क्या है, ठीक है, समझ में आ गया ना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आखिर ये जो देश है यूरोपियन यूनियन, आखिर इसको ऐसा क्या हो गया कि क्यों भाई, मतलब इस तरीके का ये प्लान कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी सिंपल तरीके से समझते हैं। अभी लगातार आप देख रहे हैं बहुत सारे से क्लाइमेट चेंजेस वाली जो घटनाएं हो रही हैं, उनसे भी, और लगातार आप इतने सारे हम लोग
पढ़े भी हैं कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग संगठन है जो कि लगातार पॉल्यूशन से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित जो है प्लानिंग कर रहे हैं कि उसको बेहतर रखें, है ना। तो यूरोपियन यूनियन 2 कदम और आगे बढ़ गया है और ये अब ये बोल रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे मेरा एक अलग पहचान बनना चाहिए कि मैं जो है इन्वायरमेंट को सबसे बेहतर करने का एक प्रयास कर रहा हूँ, और मेरे जो पूरे देश में एक तरीके से जो है ये पूरे ग्रुप में कार्बन उत्सर्जन सबसे कम हो रहा है, या फिर हम लोग जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसा ऐसी बातें, ठीक है। एक एक चीज समझाऊंगा, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, लेकिन भाई समय पूरा लगेगा, टॉपिक बहुत सारे हैं, समय लगेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा समय ज्यादा दूंगा मैं, है ना। तो अब यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ऐसा सोच रहा है कि भाई वर्ल्ड लेवल पे मेरे को थोड़ा फेमस हो जाना चाहिए अभी समय, लेकिन बहुत सारी और भी अंदर की बातें, है ना। एक चीज और है, क्या है कि इसके कारण से भारत को तो लॉस होगा, बहुत सारे देशों को लॉस होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे अपना, भाई हम लोग भारत के बारे में, अपने बारे में सोचना है, तो हम लोग अपने बारे में ही सोच रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। तो भारत को यहाँ पे लॉस होगा, क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम, आयरन, जो इस तरीके से जो चीजें हैं ना, बहुत ज्यादा यहाँ पे निर्यात होता है, सारी चीजों का डाटा वगैरह हम लोग हर चीजें देखेंगे। तो कहीं ना कहीं अब क्या होगा कि अब इससे अभी पॉल्यूशन तो हो ही रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग कुछ इस तरीके से प्रोडक्शन करके निर्यात करेंगे तो फिर हमारे लिए फिर क्या हो गया, यहाँ पे झटका लगेगा भाई इतने टैक्स का, है ना। या फिर हम लोग को निर्यात करना, फिर निर्यात कहीं ना कहीं हमारा कमजोर होगा, यहाँ पे उतना हमारे को घाटा हो जाएगा, ये सारी स्थितियां होंगी। तो ये लोग का अंदर की बात ये भी चीजें है ना कि अब इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो विकासशील देश है ना, वो लोग को, वो लोग कहीं ना कहीं और कमजोर होते जाएंगे फिर ऐसी स्थिति में। हालांकि बहुत सही है, गलत नहीं है ये जो कॉन्सेप्ट है ना। भाई कार्बन सीमा जो कर लगा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर टैक्स लगा रहे हैं उस पर, तो लोग क्या करेंगे, कार्बन का उत्सर्जन धीरे धीरे कम करेंगे, तो अच्छी बात है इन्वायरमेंट के लिए। हाँ, लेकिन समय वैसा नहीं है अभी। अभी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि उनको अभी बहुत अच्छे से डेवलप करना जरूरी है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हैं, विकसित हो गए हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, पक्षपात भी हो जा रहा है। अब मान के चलिए कि यूरोपियन यूनियन में कई सारे देश जो है बिजनेस करे, उन सबको अभी धक्का लगेगा एक तरीके से कि अब जितना प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उस हिसाब से अब उनको टैक्स अलग से देना पड़ेगा अगर उनको बिजनेस करना है, तो अगर नहीं करना है तो फिर इतना बड़ा मार्केट छूट जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा उनको, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये जो स्थिति हम लोग समझ गए, ये अंदर की बातें यहाँ पे ये चीजें हैं कि अब जो मतलब जो विकसित देश हैं, ये लोग क्या करेंगे, देखिएगा कैसे बहुत सारे अलग अलग और इस पे प्रभाव पड़ते ही जाएंगे। मान के चलिए इसमें उपाय क्या होगा, हम लोग और अच्छे समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझा रहा हूँ चीजों को ताकि और अच्छे से आप क्लियर कर सकें। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग करना पड़ेगा इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से काम। मतलब हम लोग अगर कोई जैसे कोई भी ऐसा हम लोग फैक्ट्री वगैरह भी लगा रहे हैं, तो भाई उसमें जो है कार्बन का उत्सर्जन रोक सके या तो ना हो, ऐसी ऐसी चीजें उसमें लगानी पड़ेगी, चाहे मशीन का जरूरत पड़े तो मशीन, चाहे वैसी वस्तुएं लगानी पड़े, तो सारी चीजें हम लोग करेंगे जिससे कि हम लोग का उत्सर्जन कम हो, ठीक है, करेंगे। लेकिन करने में दो चीजें हैं, एक तो हो गया यहाँ पे विकसित देश, ठीक है, विकसित देश हो गया, दूसरी तरफ विकासशील देश हो गया। अब बताइए आप खुद कि ये विकसित देश जो है ये जल्दी कर लेगा, अच्छे से कर लेगा, या फिर ये विकासशील कर पाएगा? विकसित देश जल्दी कर लेगा, है ना, क्योंकि इसके पास अभी बहुत अच्छे से सारी चीजें, संसाधन पावरफुल है, हर एक चीजें इसके पास बेहतर है ना। लेकिन विकासशील देश यहाँ पे क्या कर पाएगा, समय लग जाएगा उसको करने में, है ना। कोई भी चीजें इतना फंडिंग, हर एक चीजों का मैनेजमेंट करना इतना आसान नहीं होता है। कई सारे तो अभी विकासशील देशों के लिस्ट में भी नहीं आए हैं, अभी अल्प विकसित हैं वो लोग, उनको क्या होगा, फिर ये लोग और आगे बढ़ जाएंगे, बाकी लोगों को दबाव पड़ना, मतलब पड़ने लगेगा, है ना। तो ये सब अंदर की बातें हैं, हम लोग अच्छे से सारी चीजों को और समझेंगे। कहानी समझ में आ गया? प्रीलिम्स और मेंस के लिए कैसे प्रश्न बनेगा देखते हैं। कार्बन सीमा कर क्या है, सबसे पहले तो यहाँ से नॉर्मल एक प्रश्न, या तो प्रीलिम्स में नॉर्मली जो हम लोग कार्बन सीमा कर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऐसा, या फिर किससे संबंधित है,
तो आपको मैं जो चीज़ें बताया ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, एकदम अच्छे से आप लोग उसका आंसर दे देंगे। अगर आपको मेंस के लिए यही प्रश्न पूछा तो आप मेंस के लिए भी इतना तो समझ गए अभी फिलहाल के लिए कि कार्बन सीमाकर क्या है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए कुछ कुछ फैक्ट वाली चीजें अब हम लोग इसमें जोड़ते हैं। कहानी तो पता चल गया, अब फैक्ट जोड़ेंगे उसमें तो अच्छे से समझ में आने लगे, है ना। देखिए यूरोपियन यूनियन जो है ना उसका एक और प्लान है। ऐसे ऐसे वर्ड्स जो है ना प्रश्न में पूछे जाते हैं। फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज, आखिर ये है क्या, किस संदर्भ में है, आखिर किससे संबंधित है, ऐसे प्रश्न नॉर्मली पूछा जाता है। ठीक है, तो आखिर ये है क्या। पहला टॉपिक क्या में हम लोग क्या समझ गए कि जो कार्बन सीमाकर है ये क्या है। दूसरे टॉपिक में हम लोग एक वर्ड को समझते हैं जो कि है फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन जो है इसका प्लान ये है कि 1990 के समय में, ठीक है समझिएगा इसको, 1990 के समय में, उस समय जो स्थिति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का जो परसेंटेज था, ठीक है, उस परसेंटेज से हमें 55% का उत्सर्जन को और कम कर लेना है, इसी का मतलब। और डेट लाइन क्या रखा है उसका, डेड लाइन क्या रखा है 2030। मतलब फिट फॉर 55 का क्या मतलब हुआ इन 2030 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि 1990 के अनुपात में या उसके मुकाबले यूरोपियन यूनियन जो है वो 55% तक कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहता है 2030 तक। बस इसका ये मतलब हुआ इस चीज का। क्लियर है इतना, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। ऐसे बीच बीच में जो वर्ड्स आएंगे उस वर्ड्स को भी समझना जरूरी है क्योंकि वो वहां से प्रीलिम्स के लिए प्रश्न बनते हैं। देखिए हम लोग कारण समझ गए, है ना, मतलब उस मतलब क्या है वो समझ में आ गया। अब थोड़े थोड़े फैक्ट मैं इसमें जोड़ते जा रहा हूँ। जैसे कि देखिए अभी जो जो कार्बन सीमा कर है ये अभी नहीं लग रहा है ना, अभी टाइम है, ये लगेगा 1 जनवरी 2026 से। ठीक है, 1 जनवरी 2026 के बाद से कोई भी देश जो है यूरोपियन यूनियन को अगर निर्यात करता है वस्तु तो उसके हिसाब से उसको फिर टैक्स देना पड़ेगा अगर वो कार्बन उत्सर्जन से संबंधित चीजें हैं तो। कार्बन उत्सर्जन के अंतर्गत मतलब एक तरीके से जो ये कार्बन सीमा कर जो तंत्र है इसमें एक लिस्ट बनाई है कौन कौन सी ऐसी चीजें रहेंगी फिलहाल अभी के लिए। तो इसमें जो है देखेंगे कि सीमेंट, लौह इस्पात, एल्युमिनियम, उर्वरक, बिजली, हाइड्रोजन, इतनी सारी चीजें हैं अभी फिलहाल के लिए। याद रखेंगे, ये बातों को याद रखना जरूरी है प्रीलिम्स के हिसाब से। ठीक है, अब इन सभी चीजों में अगर हम लोग भारत की तुलना में देखें तो भारत का क्या स्थिति है आखिर। इसमें सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे अगर हम लोग को प्रॉब्लम होता है तो किस चीज में ज्यादा प्रॉब्लम होगा, है ना। तो मैं आपको पहले ही बताया था आयरन स्टील में जो है सबसे ज्यादा अभी हम लोग को, देखिए यहाँ पे डाटा के हिसाब से भी आयरन स्टील जो है लगभग 31% तक का हम लोग को इसमें दिख रहा है प्रोडक्ट, मतलब निर्यात करते हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। बाकी चीजें भी हम लोग थोड़े थोड़े करके भेजते हैं लेकिन फिर भी हम लोगों को कहीं ना कहीं उस पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन का कहना क्या है, मैं आपको पहले ही बताया कि क्या करना चाहता है वो, मतलब जितना ज्यादा हो सके इन्वायरमेंट को बेहतर करना चाहता है, स्वच्छ उत्पादन पे ध्यान देना चाह रहा है, मतलब इस तरीके से उसको प्रोत्साहन कर रहे हैं। ये मतलब उसका उद्देश्य बोला जा रहा है, बताया जा रहा है। हालांकि वो भी सही है लेकिन वो क्या है अभी समय सही नहीं है, लंबे समय एक समय लगेगा उसके लिए। फिट फॉर 55 ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। क्या क्या चीजें समझ में आ गया, पहला तो आखिर ये जो कार्बन सीमा कर क्या है, दूसरा चीज कि इससे संबंधित सारी चीजें इसमें जोड़ दिया है ना। दूसरा चीज कि आखिर यहाँ पे अभी इसके अंतर्गत कौन कौन सी जो है चीजें यहाँ पे ऐड की गई। तीसरे चीज में याद रखिएगा फिट फॉर द 55 आखिर ये पैकेज जो है ये आखिर किससे संबंधित है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। चौथे पॉइंट में आपको याद रखना है कि ये अभी से नहीं, ये 2026 से जो है
शुरुआत होगा इसका। पांचवें पॉइंट में आप याद रखिएगा कि लगभग 20 से लेकर के 35% तक का टैक्स लगेगा। टैक्स जो लगने की स्थितियां हैं वो अलग अलग होंगी। उस समय जो ये सीमा कर टैक्स जो तंत्र होंगे उन लोग समझेंगे उसको कैसे किस तरीके से लगाना है। हालांकि इसके बीच में लगाने का प्लान है। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। छठवां पॉइंट एक और यहाँ पे वर्ड है इम्बेडेड उत्सर्जन, इम्बेडेड उत्सर्जन टैक्स। ठीक है, तो ये अब इम्बेडेड उत्सर्जन टैक्स क्या है, छठवें नंबर पे ये टॉपिक भाई पूरा आपको ऐसे नंबर करके भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि फोकस ज्यादा अच्छे से लगे, कोई चीज छूटे नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इतना फोर्सफुली इसको इसमें थोड़ा समय दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो इम्बेडेड उत्सर्जन टैक्स जो है ये क्या है, अब इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग अगर कोई भी ऐसी वस्तुएं हम लोग अगर बना रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक, तो उससे संबंधित चीजें जैसे हम लोग अगर सीमेंट ही बनाते हैं तो सीमेंट में भी बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स लगते हैं, है ना। मान लिया कि मैं यहाँ पे 5 जो है मटेरियल लगे अलग अलग तरीके से सीमेंट बनाने में, तो पांचों के पांचों पे अलग तरीके से यहाँ पे जो तंत्र है, ये जो कार्बन सीमा का टैक्स जो है, ये लोग जो है इस ये तंत्र जो है इस पे सभी पार्ट्स पे अलग अलग तरीके से इसका चेक करेगा, इसको उसके हिसाब से डिफाइन करेगा, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। किसमें जो है किस मटेरियल में कितना ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है उस हिसाब से उस पे अलग से टैक्स लगाएगा, उस चीज में ऐड करेगा उसको। तो इसको हम लोग कहेंगे इम्बेडेड उत्सर्जन टैक्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इम्बेडेड एमिशन टैक्स। तो ये वर्ड को भी याद रखिएगा इसी के साथ। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहानी समझ में आ गया क्या चीजें हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, हम लोग ये बात समझे तो अब भारत को यहाँ पे कुछ चिंताएं हो जाएंगी इससे संबंधित। तो क्या क्या चिंताएं होंगी इसको हम लोग देखते हैं। हमारे प्रश्न में भी ये चीजें हैं, तो आप लोग देखिए नॉर्मली लॉजिकल तरीके से भी सोच सकते हैं कि क्या क्या ऐसी चिंताएं हैं, यानी कि नकारात्मक चीजें क्या क्या हो सकती हैं इसमें, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो क्या होगा कि लागत की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मकता इसमें कमी हो जाएगी, ठीक है, ये सब चीजें इसमें है। जैसे कि लागत में वृद्धि कर सकता है क्या चीजें, जो ये जो CBAM का मतलब आप लोग समझ में आ गया, यही चीजें हैं शॉर्ट फॉर्म में, कार्बन सीमा कर का। ठीक है, तो लागत में वृद्धि हो जाएगा, बिल्कुल होगा। आप समझिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग फिर से वही चीजें देखिए, कोई भी चीजें अगर हमारी लगातार जो है जिस तरीके से प्रोडक्शन चल रहा है, अब उसमें किसी तरीके से आप चेंजेस करेंगे, है ना, तो उसमें फिर आपको अलग से लागत लगेंगी, है ना। उससे क्या होगा, यूरोपीय संघ को भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर सकता है। उससे विशेष रूप से क्या चीजें, इस्पात और एल्यूमिनियम, ये चीजें अब क्या होगा, प्रोडक्शन उस तरीके से हो नहीं पाएगा तो समय पे नहीं हो पाएगा, फिर क्या होगा, फिर इसमें हमारे व्यापार पे भारत को कहीं ना कहीं उससे एक घाटा होगा, यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इस पे, इसके बिजनेस पे, व्यापार पे। और देखिए इसका कितना ज्यादा प्रभाव, लगभग 26.6% तक का यहाँ पे हम लोग निर्यात करते हैं एल्यूमिनियम से संबंधित चीजें, इस्पात और एल्यूमिनियम को मिला करके। तो ये हमारे ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा इसका, तो ये चिंताएं हैं भारत को। ठीक है, उसके अलावा देखिए और क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं। तो निर्यात पे जो प्रभाव पड़ा है, और भी अदर जो है उन सभी के निर्यात पे, हर एक पे ये प्रभाव पड़ना है। अब व्यापार पे प्रभाव पड़ेगा, व्यापार पे कैसे, अब भाई सिंपल सी वही बात है कि अब हम लोग को कुछ भी चीजें करते हैं वहां पे, कोई भी ऐसी चीजें निर्यात कर रहे हैं, तो अब उसमें अगर उत्सर्जन हो रहा है तो उसमें भी टैक्स लगना है, तो व्यापार कहीं ना कहीं डैमेज होना ही है ना। व्यापार डैमेज होगा, निर्यात डैमेज होगा, मतलब बिजनेस वहां डैमेज हो रहा है, बिजनेस पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा FTA मानदंडों के विरुद्ध। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हम पहले भी हम लोग इसको पढ़े हैं, हम लोग को लगभग पता है, ठीक है, कि क्या होता है, अलग अलग अपने जो दो देश हैं या संगठन है मिलकर के एक समझौता करते हैं कि कुछ कुछ कंडीशन में जो है निर्यात हम लोग एक दूसरे का जो करते हैं, कुछ वस्तु पे छूट दे देंगे। ऐसी कंडीशन में अब क्या होगा कि
इसके विरुद्ध कैसे बोला जा रहा है, इस पे नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ेगा। अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई फ्री जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग करके रखे हैं, तो हम लोग जो है अपना बिजनेस जो भी हम लोग उत्पाद कर रहे हैं जैसे भेज रहे थे वैसे भेज रहे हैं। मान के चलिए यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत हम लोग किसी एक देश के साथ जो है ये FTA करके रखे हैं, है ना। अब भारत जो है 2026 के बाद से इसको फ्री में निर्यात नहीं कर पाएगा, मतलब जो है यहाँ पे अब क्या हो गया, उसको टैक्स लग रहा है। जो एक दूसरे के बीच में एक समझौता था कि हम लोग जो है अपने निर्यात शुल्क जो है ये चीजों पे नहीं देंगे, लेकिन अब क्या होगा, अब भारत को इस पे टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है, ये बात बोली जा रही है यहाँ पे। इस पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा। फिर से वही बात है कि ये फिर कहा जाएगा निर्यात पे प्रभाव पड़ेगा और ये फिर व्यापार पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। परंपरागत उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव, बिल्कुल अब उस पर भी पड़ना है, क्योंकि परंपरागत चीजें अब ऐसे चलेंगे नहीं, आपको बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट करनी पड़ेंगी, अलग से आपको डेवलप करना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे ऐसी मशीनें लगानी पड़ेंगी जिससे कि आपका जो कार्बन उत्सर्जन है उस पर कम हो, जितना हो सकता है कम किया जाए, कम हो सके, तो उसमें लगना है। फिर नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति प्रतिस्पर्धात्मक दबाव ये भी होगा, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे अब आपको क्या करना है कि ऐसी ऐसी चीजों का आप उत्पादन करना है, या ऐसी चीजों का जो एक मतलब यहाँ पे आप सम्मिलित करेंगे उससे संबंधित चीजें कि उत्सर्जन ना हो, कार्बन का उत्सर्जन ना हो। और वो कब होगा, जब हम लोग जितने भी चीजें, जितना हम लोग जो नवीकरणीय ऊर्जा है, प्राकृतिक चीजें हैं उसके अंतर्गत, जिसमें कि जो है वो कार्बन उत्सर्जन का उत्सर्जन नहीं होता है, ऐसी चीजों का फिर हम लोग यूज करेंगे तो दबाव पड़ेगा। विकसित देशों का प्रभुत्व, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, विकसित देशों का प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे, ज्यादा लोग आगे बढ़ जाएंगे उस चीजों में, है ना। अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव, बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब वहां पे व्यापार खराब होगा तो अब सिंपल सा बात है, एक दूसरे देशों के बीच में फिर व्यापार से संबंधित चीजें खराब होंगी तो संबंध भी खराब होंगे। तो इस तरीके से जो है भारत से ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पे सभी देशों को लेकर के देख सकते हैं, लेकिन हम लोग हमारे भारत के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, तो इतनी सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है ये सभी चिंताएं हैं भारत की, या फिर हम लोग इसको कहें कि ये एक नकारात्मक प्रभाव है। हम लोग ये भी कह सकते हैं इसी को कि ये एक विपक्ष में तर्क है। समझिएगा बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं जैसे प्रश्न पूछा हूँ वैसे ही प्रश्न यूपीएससी पूछेगा, ऐसा नहीं होता है, आप लोग ये जान रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको हर एक तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग सब तरीके से सोचें। क्या बताएंगे, प्रॉब्लम यही सब बताएंगे ना। तो अगर वो पूछेगा कि आपको जो है इसके विपक्ष में बातें कीजिए, तो विपक्ष वाले लोग क्या बोलेंगे, यही सब बातें बोलेंगे, है ना। अगर आप बोलेंगे कि भारत को इससे क्या चिंताएं हो गई हैं, तो यही सब की चिंताएं हो गई है। जो जितनी चीजें जो घाटा वाली चीजें उसी का तो आदमी चिंता करेगा ना, फायदे वाली चीजों को तो चिंता नहीं करेगा। तो ये घाटे वाली चीजें हैं, इसी पे जो है भारत जो है जो भी करेगा इसमें, है ना। तो अभी समझ में आ गया, नकारात्मक प्रभाव बोला जाए तो वही चीजें। थोड़ा सा हम लोग इसका देखते हैं कि आखिर पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा। हालांकि याद रखिएगा कि अभी फिलहाल के लिए जो है हमारे लिए खराब चीजें हैं, खराब मतलब का कहने मतलब थोड़ा सा चिंताजनक चीजें हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो है स्थितियां ऐसी नहीं है कि हम लोग इस तरीके से इतना जल्दी डेवलप कर पाएंगे। हालांकि आगे अगर हम लोग इस पे डेवलपमेंट करते हैं और जो है इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, अगर हम लोग उसको लेकर के चलते हैं तो क्या चीजें पड़ेंगे देखिए। जैसे पर्यावरण सुरक्षा, सतत विकास में वृद्धि, बिल्कुल अब सारी चीजों को आप समझ गए होंगे, अभी तक क्लियर हो गया होगा, है ना। नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि, बिल्कुल हमारे पास अब हम लोग उत्सर्जन कम करेंगे, मतलब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा है उसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग उसको अगर बनाना का कोशिश करेंगे तो हम लोग में वो वृद्धि होगा। कार्बन उत्सर्जन में कमी होगा, बिल्कुल कमी होगा। नए रोजगार का सृजन, नए नए तरीके से चीजें होंगी तो उसमें रोजगार का सृजन भी हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय निर्यात में वृद्धि, देखिए वृद्धि किस तरीके से होगा, ये सभी कंडीशन में पहले ही बताया कि ये सकारात्मक चीजें कब होंगी। अंतरराष्ट्रीय निर्यात में वृद्धि कैसे हो जाएगा, देखिए अगर हम लोगों ने उस जो ये यूरोपियन यूनियन का जिस तरीके से कार्बन सीमा कर जो टैक्स का जो प्लान है,
उस प्लान को हम लोग मानते हुए जो है अच्छे से अगर हम लोग डेवलप कर लेते हैं उस तरीके से, यदि हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित चीजें, ठीक है, या फिर जितने भी कार्बन उत्सर्जन को कम करके हम लोग प्रोडक्शन करने लगते हैं, तो हमारा बिल्कुल बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अभी नहीं किए होंगे, उनसे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, तो हमारा बिजनेस फिर बढ़ेगा, उसमें निर्यात में वृद्धि होगी। लेकिन ये सभी क्या है, आपको मैं बताया, एक समय की बात है, ठीक है, तत्काल ऐसा चीज नहीं होगा, लेकिन उस पे ऐसा होगा, जैसे ही टैक्स लगा वो शुरू हो जाएगा फिर हमारे ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ना। ग्रीन क्रेडिट में वृद्धि। ग्रीन क्रेडिट क्या है समझते हैं, पहले भी बताया हूं लेकिन कई लोगों को अगर नहीं पता होगा, नॉर्मल है एकदम ग्रीन क्रेडिट। देखिए एग्जांपल के लिए मान के चलिए ये ए कंपनी है, बी कंपनी है, ठीक है, दोनों अपना अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो ए कंपनी है, ये ए कंपनी अपने जो जो मतलब जितने भी संयंत्र हैं इसके जो प्रोडक्शन के, उस पे मतलब अलग अलग तरीके से आधुनिक तकनीकें लगा दी है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि उत्सर्जन जो है, कार्बन का उत्सर्जन चाहे अलग तरीके से जो पॉल्यूशन है वहीं पे रुक जा रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंट में फैल नहीं रहे। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन उत्सर्जन को कम कर रहा है। दूसरा जो है, दूसरा जो यहाँ पे कंपनी है, ये कंपनी इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर दे नहीं पा रहा है, या फिर इसकी स्थिति नहीं है, तो इसके कारण से क्या हो रहा है कि इसके जितने भी उत्सर्जित चीजें जो है, न कार्बन का उत्सर्जन हो गया चाहे और अदर पॉल्यूशन हो गए, सभी पॉल्यूशन जो है फैल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कार्बन क्रेडिट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ये मतलब होगा फिर कि इसका जो है कार्बन के रूप में इसका क्रेडिट जो होगा अच्छा होगा, इसका क्रेडिट जो होगा वो खराब होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और होता है इसी कार्बन क्रेडिट में, अगर इसको भी अच्छा करना है तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये करेगा इसको पैसा देगा, इसको जितना कार्बन ये उत्सर्जन किया है उसी हिसाब से ये लोग अपना नाप तोल करके, मतलब नाप तोल का मतलब वैसा नाप तोल नहीं है कि कार्बन को नाप तोल करेंगे, मतलब कहने मतलब है कि एक मापदंड सेट सेट होता है कि मैं भाई इतना आपको, जैसे मेरा जो क्रेडिट है उस क्रेडिट का इतना मूल्य है, तो आप इतना चुका दोगे तो आपको इतना क्रेडिट मिल जाएगा, ऐसा 10% आपको अगर क्रेडिट यहाँ पे मिल रहा है तो 10% का आपको यहाँ से जो है उसका मूल्य भी दे देगा अगला कंपनी, तो उसके पास इतना क्रेडिट आ जाएगा। तो क्रेडिट सेल करके भी जो है इससे जितनी भी कंपनियां हैं उससे उनको फायदा होगा, लेकिन ये तब होगा जब ये लोग अपने कंपनी को सुधार करेंगे, अपने मशीन जो भी चीजें प्रोडक्शन से जो कि कार्बन उत्सर्जन होता है उस पर कमी करेंगे, तब होगा, है ना। तो ये बातें हैं, कार्बन क्रेडिट समझ में आ गया। जो जितना अपने प्रोडक्शन में कार्बन की कमी करेगा उतना ज्यादा जो है उसके मतलब जो ग्रीन क्रेडिट है वो ग्रीन क्रेडिट इंक्रीज होगा, उसको उतना ज्यादा क्रेडिट उसका बढ़ता जाएगा, जो आगे चल करके उसको किसी से बेच भी सकता है, ठीक है। प्लस उसका निर्यात में भी वृद्धि होगा, पहचान अच्छा बने कि हाँ ये जो कंपनी है ये इसके पास ग्रीन क्रेडिट अधिक है, मतलब ये ग्रीन जो मतलब एक तरीके से जो कार्बन उत्सर्जन अन्य उत्सर्जन जो है उस पर कमी कर रहा है। मानव स्वास्थ्य आर्थिक आर्थिक विकास में वृद्धि, बिल्कुल एकदम तय है ये होना भाई। इन्वायरमेंट जितने पॉल्यूशन कम होंगे उतना बेहतर तरीके से स्वास्थ्य होगा, आर्थिक स्थितियां अच्छी होंगी, लोग अच्छे से काम कर पाएंगे, स्वास्थ्य बीमारियों में ही नहीं उलझे रहेंगे। सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति, बिल्कुल लक्षण हो गया है ये सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये सारी चीजें होंगी, लेकिन ये कब होंगी, ये सपने जैसा है और वो हकीकत जैसा है, तो थोड़ा सा यही प्रॉब्लम आता है। हालांकि अगर आपको बोला जाए कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को लिखे, तो बिल्कुल आप इसको सकारात्मक के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये सब तो भारत सोच लिया, लेकिन भारत को कुछ तो उपाय भी तो करना पड़ेगा ना तत्काल के लिए, कि भाई ऐसा क्या किया जाए, अभी हमारे ऐसा कुछ विकल्प लाया जाए। तो अब यहाँ पे भारत क्या विकल्प लाएगा इसको हम लोग को देखना है। बहुपक्षीय मंचों पर जो सीबीएम है इसका विरोध करना, मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो कार्बन उत्सर्जन पे जो ये टैक्स लगाने का जो प्लान कर यूरोपियन यूनियन, ठीक है, इसका थोड़ा सा विरोध भी किया जाना चाहिए, भारत का ये प्लान रहेगा, है ना। देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि आप मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत सारे अभी टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो यहाँ पे क्यों जरूरी है, अब मैं आपको पहले ही बताया कि कहीं ना कहीं सबसे पहले तो एक भेदभाव हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा चीज आप देख रहे हैं कि जो मतलब एक तो
मेन रीजन तो यही है कि जो विकासशील देश है और विकसित देश है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर हो जा रहा है ना। और अचानक से इतना जल्दी भी जो है जो विकासशील देश है या फिर और पिछड़े देश हैं, वो लोग इतना जल्दी तो इतना बेहतर बेहतर ऐसा तंत्र तो नहीं लगा पाएंगे कि वो लोग जो है मतलब इसमें सुधार कर सके बहुत जल्दी। और फिर उससे जो है बिजनेस पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। हम लोग इतना ज्यादा निर्यात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन में, अगर ऐसी स्थितियां होंगी तो फिर हम लोग निर्यात नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीजों का थोड़ा सा विरोध करना चाहिए कि एक समय के बाद से करें या फिर एक इक्वल इसमें प्लानिंग करें। जैसे कि विकसित देश और विकासशील देश जो हैं, अगर और अल्प विकसित देश हैं, तो या तो टैक्स उस हिसाब से लगाया जाए कि लगभग सबको थोड़ा बराबर पड़े, किसी को प्रभाव ज्यादा ना पड़े, या तो उनको प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहित करने का मतलब उनको उस तरीके से हेल्प करें, ना कि ये टैक्स लेंगे। टैक्स लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो और ज्यादा ये लोगों को टैक्स दे करके आदमी बिजनेस क्या करेगा फिर उसमें, है ना। तो उनको उस तरीके से प्रोत्साहित करें, उनको हेल्प करके करें। तो इसलिए यहाँ पे हमारा भारत का ये स्टैंड होना चाहिए कि जो है हम लोग इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी थोड़ा सा विरोध करें, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भेदभाव तरीका भी है ना। विकसित देश जो है उस पे भी आगे बढ़ जाएंगे, बाकी लोग तो कंपटीशन में ही नहीं आ पाएंगे, ऐसी स्थितियां होंगी। सीबीएम के अनुरूप जो नीतियां विकसित करना चाहिए, ये भी एक प्लान इसमें है। क्योंकि देखिए आगे आज नहीं तो कल, ठीक है, कितना विरोध करेंगे, आगे चल करके कभी ना कभी ये चीज करना है और हमको खुद के लिए भी करना है। देख रहे हैं कितना पॉल्यूशन दिल्ली में, अभी थोड़ा सा ठंडी नहीं आता है कि वहाँ पूरा पॉल्यूशन शुरू हो जाता है। तो आखिर हम लोग ये इसको कब तक ऐसे करें, हम लोग को खुद भी तो मैनेज करना है ना, कि हम लोग धीरे धीरे अपने इन्वायरमेंट को बेहतर करें। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को अभी से ही हम लोग को खुद भी ऐसी नीतियां लगानी चाहिए कि धीरे धीरे करके कंपनी से संबंधित और जितने भी चीजें जो कि पॉल्यूशन जो बढ़ा रहे हैं, उन पर भी ऐसे टैक्सेस वगैरह जो है, या फिर जो इसकी जो नीतियां हैं, सेम ऐसी नीतियां इस पर भी लागू करना चाहिए, हमारे देश के अंदर भी लागू करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे जो है हम लोग पहले ही कंट्रोल करना शुरू कर दें और धीरे धीरे करके कर लें उसको, है ना। ये सारी बातें यहाँ पे हैं दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद से निर्यात बाजारों में विविधता लाना, इसका क्या मतलब है, जो भारत को यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी काम करना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम लोग केवल जो है यूरोपियन यूनियन पे ही जो है पूरा आश्रित ना रहे, हम लोग इसके लिए कुछ और वर्ल्ड में अलग अलग जो है देश मार्केट देखें, ठीक है। क्योंकि ऐसी स्थितियां हैं कि मान के चलिए कि अगर हम लोग उस समय तक नहीं कर पाए तो हम लोग घाटा में रहेंगे, और हम लोग व्यापार भी नहीं देखें कहीं और अदर जो है बिजनेस नहीं देखें और क्षेत्र में, तो भी हम लोग घाटा घाटा में रहेंगे। तो हमारे लिए यहाँ पे यही रास्ता है कि हम लोग केवल उसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, हम लोग और भी अदर देश को देखें जहाँ पे हम लोग वहाँ पे हम लोग इसका मार्केट तलाश सके, जो वहाँ पे घाटा हो रही उसी उसी चीज को हम लोग दूसरी जगह उसको मार्केट में निर्यात कर सके, ठीक है। तो ये भी एक हमारे पास विकल्प है। हरित उत्पादन को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल हमारे पास ये भी हम लोगों को करना चाहिए इस चीज में, क्योंकि हरित उत्पादन से संबंधित जो भी चीजें हम लोग करेंगे, देख रहे हैं अभी इथेनॉल से संबंधित चीजें, अभी हम लोग आगे भी और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें कि उत्सर्जन को कम करने का बहुत ज्यादा प्लान किया जा रहा है। तो ये सब चीजों को हम लोग को बिल्कुल लगातार इसको चालू करना चाहिए, हर एक चीजों को लगातार प्रोत्साहन करना चाहिए, ताकि जितना ज्यादा हो सके हम लोग उस पर कंट्रोल कर सके, ठीक है। और हमारा एक लक्ष्य भी है कि 2070 तक हम लोग शुद्ध शून्य पूरा जीरो हम लोग उत्सर्जन यहाँ पे उसका टारगेट हासिल करें इस तरीके से, है ना। तो इसको भी हम लोग पूरा कर पाएंगे, ठीक है। जो जितने भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेंगे आगे चल करके कोई दिक्कत नहीं, हम भी अगर हरित उत्पादन से संबंधित चीजें अगर हम लोग कर ही रहे हैं तो हम लोग आगे चल करके भी और ज्यादा प्रतिस्पर्धा भी कर सकेंगे, है ना। तो ये चीजें भी करनी चाहिए। अब सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है ना। जो जो चीजें मतलब मैं आपको बताया अभी सारी कहानियां समझ में आ गई है। फिर से मैं आपको ये प्रश्न पढ़ रहा हूँ, ये इसका उत्तर लिखना है आपको। भारत के लिए यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा कर के निहितार्थों को का विश्लेषण कीजिए और उन रणनीतिक प्रक्रियाओं की चर्चा कीजिए जो भारत इन चुनौतियों से निपटने के लिए आजमा सकता है। 150 शब्द 15 अंक, ठीक है। यदि आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग
हकीकत में सीरियस है, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। एक बार कमेंट करके भी जरूर और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग इतना कंजूसी ना करें, थोड़ा प्यार दिखाएं। ठीक है, हिम्मत आता है, संघर्ष तो कर ही रहे हैं, हर कोई कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को मोटिवेट करें, है ना, अप्रिशिएट करें, अच्छा लगेगा। और इसका उत्तर आप लोग जरूर लिखें और बताएं कि आप लोग को कितना अच्छे से समझ में आया। ठीक है, मैं पूरा कोशिश किया आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। आप लोग एक बार जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं यहाँ पे, खाद्य प्रणाली के समक्ष विद्यमान चुनौतियां। मतलब खाद्य संबंधित चीजें जो हैं, उससे संबंधित जो हम लोग को चुनौतियां हैं जो फेस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए यहाँ पे पहले ही मैं प्रश्न दिखा रहा हूँ आपको, ये जितना टॉपिक है अभी, ये टॉपिक देखिए 2015 में पूछा गया एक प्रश्न, फिर 2021 में, 2018 में, सब इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के साथ मूल्य सब्सिडी के स्थान पर भारत में सब्सिडी का परिदृश्य किस प्रकार बदल सकती है, चर्चा कीजिए। जलवायु स्मार्ट कृषि के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये सभी बताते हैं कि जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रीलिम्स का भी, यहाँ से प्रीलिम्स से भी प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, और देखिए ये भी वही है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 मेंस में पूछा गया, प्रीलिम्स में भी पूछा गया। ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही मैं टॉपिक ला रहा हूँ, बस आप लोग विश्वास के साथ अच्छे से सारी चीजों को देखें। ठीक है, समझे, अच्छे से तैयारी करें, नोट्स बनाएं। ठीक है, मतलब अगर आपका लक्ष्य परफेक्टली, लक्ष्य के लिए पूरा तैयार हैं और सीरियस हैं, तो आप बिल्कुल इस तरीके से मेहनत आपको करना चाहिए। देखिए इससे भी एक प्रश्न मैं यहाँ पे रखा हूँ, आपको इसका भी उत्तर लिखना है। ठीक है, देखिए पहले प्रश्न पढ़िए, फिर हम लोग टॉपिक का डिस्कस करेंगे। इसका उत्तर लिखना आपको, भारत में पोषण सुरक्षा की स्थिति पर विचार कीजिए, इसके समक्ष विद्यमान चुनौतियों पर प्रकाश डालिए और इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रस्ताव दीजिए। ठीक है, 15 250 शब्दों के होंगे। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक को, हम लोग प्रश्न समझ लिए, अब हम लोग टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन हम लोग को इसको पूरा अच्छे से टॉपिक को समझना है कि इसमें आखिर, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर जो है हम लोग, चुनौतियां तो है, लेकिन ये जो पोषण है ये हमारे लिए जरूरत भी क्यों, क्यों जरूरत है इसकी। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्वास्थ्य और पोषण के लिए, मतलब जो खाद्य चीजें हैं, खाद्य प्रणाली जो हम लोग देख रहे हैं, जिसका मैनेजमेंट करना है, जिसमें हम लोग जो चुनौतियां अभी फेस कर रहे हैं, उससे संबंधित चीजें हैं। आखिर हम लोग को खाद्य सुरक्षा की क्यों जरूरत है ना। तो इससे क्या होगा, टॉपिक समझिएगा, इससे महत्व क्या है पहले हम लोग अभी ये जान रहे हैं। महत्व में क्या होगा, स्वास्थ्य पोषण, बहुत अभी खराब स्थितियां हैं हमारे, देख रहे हैं कि अभी भी देश में बहुत सारे ऐसे जो है, मतलब गरीब हैं लोग। ठीक है, मतलब अच्छे से जिस तरीके से उनको पोषण मिलना चाहिए, स्वास्थ्य की चीजें हैं, है ना, उनको अगर खाना ही सही से नहीं मिल रहा है तो उनकी स्वास्थ्य कैसी रहेगी फिर। लगभग देखिए 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका लगभग 45% तक उनका कुपोषण से संबंधित, मतलब उनका ऐसी स्थिति है, 45% तक 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उसके कम। तो ये एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम अगर मैं आगे डिस्कस करूंगा, आप खुद आगे विचार कीजिए, फिर आगे चल करके युवा बनेंगे, फिर बहुत समय भी कमजोर, स्वास्थ्य की परेशानियां इनको रहेंगी, पढ़ाई जो है इनका पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगा, और बहुत सारी उससे चीजें जुड़ती जाएंगी। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज जिसको कहते हैं वो भी पूरा मतलब खतरे में है, इसका मतलब ये है। इसलिए खाद्य सुरक्षा से संबंधित हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, अब आर्थिक स्थिरता कैसी रहेगी, सभी को लिंक करके जोड़ते जाइए, है ना। पोषण की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा उस तरीके से है ही नहीं, तो आर्थिक स्थिरता कैसी रहेगी, नहीं रहेगी, है ना। तो आर्थिक स्थिरता को भी बेहतर करने के लिए
हमारे लिए पोषण या फिर खाद्य सुरक्षा जो है जरूरी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल लागत में कमी, बिल्कुल ये सब चीजें भी हैं, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में भी हम लोग के लिए जरूरी है, ये महत्वपूर्ण है कि अगर हम लोग जितना स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ कैसे रहेंगे हम लोग, पोषण पोषण हमारा अच्छे से होगा, पोषण मतलब खाद्य चीजें जो है उससे संबंधित अगर हम लोग अच्छे से खाना पीना हम लोग खा रहे हैं, देश के लोग जो इतना गरीबी स्थिति जो है वो ना रहे, सबको अच्छे से खाना मिले, है ना, उनको अच्छा एनर्जी मिले उससे, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य से संबंधित जो बीमारी है वो कमी होंगी, तो यहाँ पे कम होगा। इसलिए भी इसका महत्व है, हम लोग महत्व पढ़ रहे हैं, आपको बार बार मैं याद दिला रहा हूँ। अगला निर्धनता का उन्मूलन, एकदम आसान टॉपिक है इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, है ना। एक बार में निर्धनता का उन्मूलन समझ में आ गया आपको। लोग अब फिर से वही बातें हैं, खाद्य सुरक्षा, सब चीजें मतलब पेट से ही सारी कहानियां निकलती है, जान रहे हो ना, वही बातें कि अगर मतलब पेट में अन्न नहीं है तो फिर आदमी का दिमाग काम नहीं करता है, वैसे ही है। अगर उनको पोषण से संबंधित सुरक्षा मिल गई है तो वो लोग आगे चल करके अपना काम भी बेहतर कर सकेंगे, पढ़ाई भी कर सकेंगे, अपने आप को डेवलप भी कर सकेंगे, निर्धरता दूर हो जाएगी। ठीक है। फिर जनसांख्यिकी लाभांश को साकार करना, फिर इसी से जुड़ा हुआ चीज है। बिल्कुल ये सब चीजें जो है हम लोग मतलब एक टॉपिक को, ये टॉपिक थोड़ा सा इजी है इसलिए मैं इसमें थोड़ा समय नहीं दूंगा क्योंकि अभी बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बात याद रखना। बिल्कुल हम लोग को इसमें भी लाभ होगा, फिर वही बातें जो मैं आपको बताया, जितने हम लोग को पोषण से सुरक्षा मिलेगी, है ना, उतना हम लोग का इसमें लाभांश, इस सभी चीजों में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। उतना मतलब बेहतर व्यक्ति मिलेंगे देश के साथ, पूरा देश के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, है ना। तो ये तो हम लोग समझ गए कि आखिर हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है ना। अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर जो ये खाद्य सुरक्षा है या पोषण सुरक्षा जो है, इसकी स्थितियां क्या है अभी हमारे देश में, है ना। इसको अब हम लोग को थोड़ा समझना जरूरी है। अभी लगभग हम लोग देख रहे हैं कि पिछले समय से भी लगभग थोड़ा सा इसमें कमी आया हुआ है, लेकिन हम लोग अगर परफेक्टली डाटा देखिए, ये सब डाटा जो है ना इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रखा हूँ, ये सब डाटा को कहीं ना कहीं आप यूज कर पाएंगे और बहुत इम्पैक्ट डालता है ये। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के हिसाब से 2019-21 का है, इसके अनुसार 35% जो बच्चे हैं वो इस स्टंटिंग के शिकार है, मतलब बौनेपन जो है उसको कहते हैं, और लगभग 57% जो महिलाएं और 25% जो पुरुष हैं वो एनीमिया से पीड़ित हैं। तो देखिए अभी क्या स्थिति है, ये डाटा के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये स्थितियां हैं। ठीक है, अगर इसको हम लोग को चेंज करना तो महत्व हम लोग देखें ना, उसी तरीके से यहाँ पे स्थितियां देख रहे हैं ये। दूसरी ओर असंतुलित आहार और गतिहीन जीवन शैली के कारण से लगभग 24% तक वयस्क महिलाएं और 30% तक वयस्क पुरुष जो है वो मोटापे से भी ग्रस्त हैं। ये सब डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये स्थितियां हैं। ठीक है, चुनौतियां क्या क्या है, पहले हम लोग देखिए कि आखिर क्यों महत्वपूर्ण है ये पोषण सुरक्षा। अब हम लोग को देखना है कि चुनौतियां, इनसे संबंधित चुनौतियां क्या है। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये भी देख लिए कि स्थिति क्या है, लेकिन आखिर अब हम लोग को ये भी तो सोचना है कि हम लोग जैसे कि नहीं करते हैं कि किसी चीज के लिए परेशान है तो उस पीछे का कारण क्या है, तो वही कारण यहाँ पे है ये कि आखिर ये क्या कारण है, चुनौतियां उसी को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि आखिर जो है इतना जो है पोषण की स्थितियां जो है अभी देख रहे हैं, आपको डाटा बताया, उसमें आखिर इतना कमी क्यों है, ऐसा प्रॉब्लम क्यों है, तो उसके पीछे का कारण इसी को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे चुनौतियां। क्या चीजें हैं देखिए, आखिर हम लोग इतना ज्यादा जो है इसमें डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कुपोषण से इतने लोग ग्रसित हैं, आखिर ये सब क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कृषि की निम्न उत्पादकता। आखिर ऐसी स्थितियां क्यों है, कृषि से निम्न उत्पादकता क्यों है, ऐसा क्या है कि इस तरीके की बातें। तो देखिए हमारे जो देश में आप देख रहे हैं कृषकों की क्या स्थिति है ना। तो आखिर जो कृषि के क्षेत्र में उत्पादन करेंगे वो कृषक करेंगे, लेकिन
अगर कृषक ही उन्हीं उन्हीं को लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे उन्हीं लोग खुश नहीं है, तो क्या वो लोग उस काम को करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन का एक रिपोर्ट आया, उसके अनुसार से भी हम लोग को ये पता चला, उसमें भी ये डाटा है कि 68% का लगभग ये लोग जो हैं, इनका कृषि से मतलब सोचिए 68% तक के लोग ऐसे हैं जिनका कृषि से कोई गुजारा तक नहीं हो पा रहा है उस स्थितियां में। उसके कारण से वो लोग अलग जो है गैर कृषि क्षेत्र में भी वो लोग जा करके काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल निम्न उत्पादकता होगी, कृषि अच्छे से नहीं होगा तो कृषकों का स्थिति बहुत खराब है, जबकि वो लोग हमारे लिए 20 पॉइंट है पूरे देश के लिए। समझ में आ गया? तो ये एक चुनौतियां हैं हमारे लिए, प्रॉब्लम है। दूसरा, घटते प्राकृतिक संसाधन। देख रहे हैं अभी मृदा संबंधी चीजें, अभी कई जगह पे ऐसे आप लगातार न्यूज सुन रहे हैं, सब चीजें, है ना, कि मृदा स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं, मृदा में मतलब बहुत जगह पे ऐसे जो भूमि बंजर हो जा रही है, अनुपजाऊ होते जा रहा है ना। बहुत सारे अलग अलग रीजन है, हम लोग रीजन पे नहीं जाएंगे, हालांकि हम लोग को ये समझना है यहाँ पे कि जो है घटते प्राकृतिक संसाधन, ये भी हमारे लिए एक चुनौतियां हैं। कैसे चुनौतियां समझ में आ गया? जल से संबंधित चीजें देख रहे हैं कि जल जो है लगातार पूरा जमीन का जो स्तर है उसका, वो भी उसमें घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। तो ये सब रीजन है। भूजल से संबंधित अभी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। लगभग पंजाब में तो लगभग 75% तक का जो है भूजल का पूरा यहाँ पे दोहन किया गया, इस तरीके से रिपोर्ट में बताया जा रहा है। उसके अलावा फिर दोषपूर्ण खाद्य वितरण प्रणाली, बिल्कुल ये सभी चीजें आप जान रहे हैं। नॉर्मली पीडीएस जो हम लोग राशन वगैरह लेने जाते हैं, उस समय देखे होंगे कि कई लोग का जो है ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी कि झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, उनको ज्यादा जरूरत है, ठीक है, लेकिन इनका राशन नहीं बन पाया है। चाहे और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका राशन नहीं बन पाया है, और अच्छे अच्छे लोग जो है वो लोग राशन लेकर के जा रहे हैं, गरीब से गरीब वाला कार्ड भी बना हुआ है। तो ये जो एक दोषपूर्ण जो वितरण है, ये भी हमारे लिए एक चुनौती है। इसके कारण से भी जो है लोग जिनको जरूरत है उनके पास वो चीजें नहीं पहुंच पा रही है। पोषण कार्यक्रमों की निगरानी का अभाव, बिल्कुल किसी भी चीज में आप बहुत सारे ऐसे अलग अलग योजनाएं आई, ठीक है, उसका अच्छे से मैनेजमेंट नहीं हुआ, निगरानी नहीं हुआ, उसके कारण से ये भी एक चुनौतियां है। इसके कारण से भी जो है पोषण जो है स्थितियां, इसमें चेंजेस नहीं आ पाई है ना। तो ये सब जो है एक प्रॉब्लम है और कारण है, या फिर चुनौतियां हैं कह सकते हैं। अंतर क्षेत्रीय समन्वय का अभाव, किसी भी चीजों में जो टॉपिक्स है ना, ये हर एक टॉपिक में आप हर एक अलग अलग प्रश्न में भी उससे मतलब इतना तो समझ गए होंगे कि उसमें थोड़ा सा इधर उधर करके समझ अगर बेहतर है, डेवलप करना है, समझ डेवलप करना है, क्योंकि प्रश्न तो ऐसा आएगा नहीं, है ना, कुछ तो अलग आएगा। तो समझ डेवलप करना है। ये जितने टॉपिक है ना, ये आपको बहुत जगह पे इसका यूज कर सकते हैं आप लोग। तो अंतर क्षेत्रीय समन्वय का अभाव, बिल्कुल ये भी चीजें हैं। अब बहुत सारी ऐसे अलग अलग नीतियां हैं, क्षेत्र हैं, वो लोग क्या अपने खुद में उस तरीके से समन्वय नहीं है, अच्छे से स्थितियां उनमें, है ना। तो किसी भी नीतियों को अगर हम लोग ले करके आएंगे, कोई भी ऐसा प्लानिंग अगर हम लोग ले करके आएंगे, अगर खुद अलग अलग संगठन, मंत्रालय, है ना, ये सब चीजों में अगर एकता नहीं रहेगा, है ना, समन्वय का अभाव रहेगा, तो हम लोग उस जो प्लानिंग है उसको अच्छे से डेवलप कैसे कर पाएंगे, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे, है ना। तो ये चुनौतियां हैं। क्लियर है? प्रश्न देखिए अब, भारत में पोषण सुरक्षा की स्थिति पर विचार कीजिए। हम लोगों ने इस पे विचार किया अभी, ठीक है। उसके बाद से समक्ष विद्यमान चुनौतियां, इस पे भी चुनौतियां हम लोग देखिए क्या चुनौतियां हैं। फिर उसके बाद से चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण दीजिए, उसमें ये भी बोला गया है, ठीक है। तो व्यापक दृष्टिकोण जो देना है वो आपको देना है, इस टॉपिक में नहीं है वो चीजें, आपको देना है उस चीज को, आपके ऊपर है, उसको आंसर आपको लिखना है, ठीक है। 250 शब्दों में लिखना है और 15 अंक के हो। अगला टॉपिक देखिए, समुद्री सूक्ष्म शैवाल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, प्रीलिम्स के लिए खास करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है और न्यूज में क्यों है, ये चीजें डाउन टू अर्थ से संबंधित है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा, जो इंग्लैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा, है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये हम लोग इसको एल्गी कहते हैं ना। तो एल्गी या फिर शैवाल जो है
हरा हरा दिखता है ना। अब देखे होंगे नदी में भी, तालाब में, समुद्र में आपको दिखेगा ये सब चीज। तो इससे एक बहुत अलग मतलब गजब का फैक्ट इनको पता चला रिसर्च के दौरान। क्या पता चला है कि जो एल्की ये जो लोग हैं, ये शैवाल जो हैं, ये लोग ग्लोबल वार्मिंग होने के बाद भी, जो समुद्र की परिस्थितियां बदल रही हैं उसके बाद भी ये लोग सरवाइव कर ले रहे हैं उसमें। ठीक है, तो आखिर ये सरवाइव कैसे कर ले रहे हैं, इसके पीछे लोग खोजबीन कर रहे थे। ठीक है, तो इसका कुछ अध्ययन भी है, उसको भी हम लोग बातें करेंगे कि इन्वायरमेंट या साइंस से संबंधित जो प्रश्न आते हैं थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न आ जाते हैं, है ना। और ऐसे ऐसे चीजों से ही प्रश्न पूछा जाता है ना। तो इन लोग का कुछ जैसे कि नाम है यूकेरियोटिक फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, जिसे सूक्ष्म शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका थोड़ा सा ये नाम याद रख लीजिएगा। शैवाल तो जान रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक नाम भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये लोग ग्लोबल वार्मिंग और बदलती समुद्री परिस्थितियों से निपटने के लिए स्वयं को अनुकूलित कर ले रहे हैं। तो आखिर ये कैसे कर ले रहे हैं, ये इसलिए न्यूज में है, और हम लोग भी इसलिए समझेंगे इसको कि आखिर ऐसा क्यों है। तो जो सवाल है, थोड़ा सा सवाल के बारे में। जो शैवाल है, ये सूक्ष्म शैवाल जो है, एक प्रकार से ये सूक्ष्म जीव हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये लोग, ये देख रहे हैं आप, ये हरे हरे इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये लोग जीवित रहते हैं। अपना भोजन जो है भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसी से अपना भोजन बनाते हैं, है ना। ऑक्सीजन का ये लोग बहुत एक अच्छा स्रोत है ना। और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का ये लोग अवशोषण भी करते हैं, इनमें इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये सारी चीजें जो है ना, मैं आपको जो बताया नॉर्मल नहीं है, ऐसे सुन लिए ऐसा नहीं है। एक पॉइंट, पहला पॉइंट सूक्ष्म जीव है, दूसरा पॉइंट ये लोग क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के ये लोग एक एक तरीके से उत्पादन करते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी ये लोग अवशोषण करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका अवशोषण करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इन्वायरमेंट में इनकी ये भूमिका होने के कारण से भी हमारे को प्रभाव कम पड़ता है ना। तो ये हो गया शैवालों के बारे में। शैवालों से संबंधित कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि डायटम। ये ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से जो है इसमें शैवाल है कि नहीं है, इससे संबंधित है कि नहीं है, उदाहरण है कि नहीं है। तो डायटम, ठीक है, डायनोफ्लैंक्टन फ्लैगलेट, डायनोफ्लैगलेट, फिर क्लोरेला। ये तीन जो नाम है आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसको प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। नोट के रूप में, जैसे कि सूक्ष्म शैवालों को भोजन बनाने और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए सूर्य के प्रकाश तथा प्रचुर मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है, लेकिन समुद्र में लगभग 35% जो भाग पर उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक आयरन की कमी है। ठीक है, तो आयरन की कमी है इनको। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि जो ये लोग इस पे अध्ययन किए वैज्ञानिक लोग, तो इनसे क्या पता चला, आखिर ये लोग कैसे जो है अपने आप को डेवलप कर ले रहे हैं इसमें, है ना। इतना क्लाइमेट का भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, फिर भी ये लोग आखिर कैसे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। तो एक वर्ड आएगा यहाँ पे, ये वर्ड है रोडोप्सिन। तो ये रोडोप्सिन को, इस वर्ड को, इस नाम को याद रखिएगा, क्योंकि ये रोडोप्सिन जो है ना, ये एक प्रोटीन है, समझिएगा इसको। रोडोप्सिन जो है ना एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जो है ये अलग से नहीं मिलता है, इन्हीं के मतलब इन्हीं लोग खुद डेवलप करते हैं इसको। शैवाल जो है ना, ये लोग खुद उसको डेवलप करते हैं, उसको अपने ऊपर सक्रिय करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे ये लोग को अभी जो जिस तरीके से स्थितियां जो है प्रकाश का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, उससे कहीं ना कहीं इनको सुरक्षा मिलता है। ठीक है, प्लस उससे ये लोग अपना जो जिस तरीके से भोजन बनाना है, उस भोजन बनाने में भी ये लोग इनको हेल्प मिलता है। उनका एक तरीके से ऊर्जा के रूप में ये लोग उसका यूज करने लगते हैं इस रोडोप्सिन को डेवलप करने के बाद से। ठीक है,
तो इसलिए ये जो रोडोप्सिन है ना, ये बहुत ज्यादा इनकी महत्वपूर्ण, यही मेन इनका वजह है सरवाइव करने का भी। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रकाश को संग्रहित कर लेता है। ठीक है, इनको भोजन बनाने के लिए, बाकी सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए, इन सबको क्षमता इतना ज्यादा ये डेवलप कर लेता है, ये रोडोप्सिन के कारण से। तो केवल एक इस जगह पे याद रखिएगा कि रीजन क्या है, तो रोडोप्सिन। जो रोडोप्सिन है ये एक प्रकार का प्रोटीन है, जो कि इन्हीं शैवालों से ये लोग खुद सक्रिय करते हैं उसको, और उसके कारण से जो है इनको प्रकाश संश्लेषण वगैरह, उसको प्रकाश को संग्रह करना, ठीक है, ऊर्जा जो है, इनको भोजन बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना, सब चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अगला टॉपिक है एसडीजी शिखर सम्मेलन 2023। ठीक है, बातें क्या है इसमें, देखिए मुख्य रूप से न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क में, ठीक है, यहाँ पे सम्मेलन हुआ। उसमें ये लोग ये बातें कर रहे थे, है ना, कि जो जो जैसे जो जो सतत विकास लक्ष्य है ना, आप लोगों को मैं बताऊंगा सारी चीजें उसमें भी। 17 जो गोल्स है, उस 17 गोल्स को ना आप लोग एक काम करना, आप लोग अगर बहुत लोग किए होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 17 गोल्स को आप लोग ना याद रख लेंगे ना, याद रख लेंगे 17 गोल्स को, तो आप लोग को किसी चीज का आंसर जब आप लिखेंगे ना, तो आपको हर एक डायमेंशंस दिखेंगे उसमें, बहुत अच्छा एक आंसर लिख सकते हैं आप लोग। तो एक बार कोशिश करके देखिएगा, 17 गोल्स को आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा फिर। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा एक बंदा हो जो अभी तक वीडियो देख रहा है और ईमानदारी से अच्छे से अपना मतलब एक तैयारी कर रहा है या कर रही है, तो आप लोग 17 गोल्स अगर आप लोग को याद होगा, तो आप लोग पूरा 17 गोल्स कमेंट करके लिखिए। आप लोग लिखोगे ना तो और ज्यादा याद होगा, मोटिवेशन भी मिलेगा, है ना, कमेंट में और लोग भी देखेंगे तो उनको भी सीखने को मिलेगा, है ना। तो बिल्कुल आप लोग एक तरीके से एक बार कोशिश करके देखिए। तो हम लोग को यहाँ पे न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो सतत विकास जो लक्ष्य है ना, इसको प्राप्त करने में जिस तरीके से हम लोग इस पे काम कर रहे थे, अभी इसमें कमी देखा जा रहा है, थोड़ा धीमी गति हो गई है इसकी, इसके कारण से इस पे कहीं ना कहीं विचार किया जा रहा है। क्या मतलब एक तरीके से क्या भी चिंताएं बताई जा रही है, रीजन, या फिर हम लोग ये कहें कि इस सम्मेलन में आखिर क्या बातें की गई। तो इसमें बातें की गई फंडिंग गैप को स्वीकार करना, इससे संबंधित, मतलब जो फंडिंग गैप है ना, इसका मतलब क्या होता है कि जो एसडीजी है, इसके कोष में, ठीक है, मतलब मान के चलिए इसका एक अलग से बैंक है, ठीक है, या फिर इसको हम लोग कहें कि क्या कहते हैं आप लोग, जो पैसा जमा करते हैं हम लोग, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं, कोष है ये, है ना। तो कोष में जितना पैसा डेवलपमेंट के लिए जरूरत होता है ना, उतना ज्यादा जो है इस बार जो है ऐसी स्थितियां हो रही हैं कि ये लोग उतना ज्यादा लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा गैप आ गया है। जैसे कि लगभग महामारी से पहले लगभग 2.5 ट्रिलियन का अमेरिकी डॉलर तक का इसमें गैप था, नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी ये देखिए जस्ट डबल हो गया है, 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इतना बड़ा गैप कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है ना, डेवलपमेंट में ये फिर इशू होगा, इससे संबंधित चीजें, है ना। तो इसलिए उसको कहीं ना कहीं उस पे किस तरीके से इसको दूर किया जाए, इस पे विचार किया जा रहा था। वित्त से संबंधित चुनौतियां फिर वही है, उस पे निपटना है, कैसे निपटना है, इस पे भी लोग बातें कर रहे थे। थोड़ा सा मैं इस पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आपको इसका नॉलेज रहे, है ना, क्योंकि मेन से संबंधित ऐसे संगठनों से भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, प्रीलिम्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है मैं अभी आगे बताऊंगा। कोविड-19 का भी एक बहुत बड़ा जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इसके कारण से भी जो है ऐसी स्थितियां हो गई हैं, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा प्रीलिम्स के बेस पे देखते हैं, और ये जो है ये मेंस में आपको कहीं पे भी ऐसा प्रश्न आ गया, सतत विकास को समझाना पड़ा, तो एक बहुत अच्छा जो है यहाँ पे आप उसका परिभाषा कह सकते हैं, आप उसको दे सकते हैं। जैसे कि देखिए, पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग, ठीक है, के अंतर्गत बर्टलैंड कमीशन के द्वारा एक रिपोर्ट में सतत विकास को डिफाइन किया गया। ठीक है, सतत विकास आखिर हम लोग किसको कहेंगे, तो देखिए
आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। ठीक है, तो इस तरीके का मतलब आप अगर उसमें थोड़ा सा लिखेंगे ना सतत विकास संबंधित या किसी टॉपिक में थोड़ा सा अलग तरीके से या किसी चीज का रेफरेंस दे करके, तो काफी प्रभावशाली वो आंसर होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सतत विकास लक्ष्य क्या है। इसके भी ये हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए ये सब इंपॉर्टेंट चीजें। तो सतत विकास लक्ष्य आप देख रहे हैं कि 2015 में, ठीक है, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 70वीं बैठक हुआ। ठीक है, उसके अंतर्गत न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में याद रखेंगे, जस्ट अभी जहाँ पे हो रहा है अमेरिका के अंतर्गत में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक है थोड़ा सा क्लियर कर दो, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए क्या यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सबसे पहले चीज 2015 में हुआ था ये, सबसे पहले वहां से ये लक्ष्य डेवलप हुआ। मतलब इस लक्ष्य में क्या किए हैं, 2030 तक का ये लक्ष्य, यानी कि 15 साल तक का, है ना, 15 साल तक का लक्ष्य है यहाँ पे। किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतर्गत जो है ये लक्ष्य, जो सतत विकास लक्ष्य है, इसको यहाँ पे बनाया गया। लक्ष्य के अंतर्गत क्या रखे, तो इसमें रखे 17 गोल्स, 17 गोल्स। ठीक है, जिसको हम लोग को पूरा करना है। इस बैठक में कितने लोग थे साथ में भाग लिए, तो 193 लोग। बस इतना टॉपिक को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे हमेशा, एसडीजी से संबंधित कोई भी चीजें हैं तो इतना चीज ध्यान रखेंगे। और आपको मैं बोला था, तो अगर किसी को 17 गोल है याद है तो आप लोग उसको लिखिए एक बार। ठीक है, कमेंट में आप लोग लिखिए उसको। अगर याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख करके भी टाइप करते करते लिखेंगे ना तो थोड़ा आप लोग को याद हो जाएगा। अगला देखिए टॉपिक, बहुपक्षीय विकास बैंक। ये क्यों है, आखिर ये न्यूज में क्यों है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अभी आप लोगों को प्रश्न भी दिखाऊंगा, यहाँ से प्रश्न इधर से पूछे गए। तो ये न्यूज में इसलिए है, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज है, आप लोग इधर देखते रह गए, सब थोड़ा ध्यान नहीं देता हूँ मैं, टॉपिक अगर पढ़ाता हूँ तो फिर ध्यान नहीं रहता है। देखिए G20 के अंतर्गत ना इस पे बातें की जा रही थी। क्या बातें की जा रही थी कि जो बहुपक्षीय विकास बैंक है, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने जो प्लान है ना, जो प्लान है उसमें थोड़ा चेंज करना चाहिए। इस तरीके से इस पे बात कर रहे थे, ऐसे ऐसे योजनाएं लानी चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं मतलब एक जो कमियां है उसको दूर किया जा सके, नॉर्मली अगर हम लोग बोले तो G20 में इसका चर्चा हो रहा था, इस बैंक का, तो इसलिए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि बहुपक्षीय विकास बैंक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉर्मल नहीं है, ये बैंक बहुत बड़ा बैंक है, बहुपक्षीय विकास बैंक। पहले भी एक बार मैं आप लोग को बताया था, एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसको। देखिए बहुपक्षीय विकास बैंक, हम लोग को उसके बेसिक चीजों के बारे में समझना है। ठीक है, तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, समझिएगा एक एक पॉइंट को। इसमें विकसित और विकासशील जो देश हैं ये लोग शामिल होते हैं। क्लियर है, जो बहुपक्षीय विकास बैंक है इसका सेक्टर है परिवहन, ऊर्जा, शहरी बुनियादी ढांचे, अपशिष्ट प्रबंधन, इससे संबंधित चीजों पे जो है ये हेल्प करता है। विकसित देश जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, MDB मतलब मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, बहुपक्षीय विकास बैंक, इसके इसके साथ ये लोग जो विकसित देश जो है ना, ये लोग क्या करते हैं पता है, ये लोग फंडिंग करते हैं। मतलब ये लोग बैंक को पैसा जमा करते हैं, बैंक को पैसा देते हैं। ये जो बैंक है यानी कि ये जो MDB बैंक यानी कि बहुपक्षीय विकास बैंक है, ये क्या करता है, ये विकासशील देशों को पैसा देता है, फिर ये लोग अपना डेवलपमेंट का काम करते हैं। यानी कि इस बैंक में विकसित देश जो है वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर ये जो बैंक है ये बैंक बिजनेस करता है विकासशील देशों से। ठीक है, अब क्लियर हो गया।
जो एमडीबी है ये गरीबों में जो है गरीबों में कमी, बुनियादी ढांचे के विकास, गरीबी में कमी, सॉरी, और बुनियादी ढांचे के विकास, मानव पूंजी निर्माण, ये सब चीजों से सेक्टर जो है इस पे काम करता है। उसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि ये जो एमडीबी है इसके अंतर्गत विश्व बैंक समूह, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, अंतर अमेरिकी विकास बैंक आदि ये शामिल है। इन सभी के शामिल होने के बाद से ये बहुपक्षीय विकास बैंक कहलाता है। अब इसमें से कुछ कुछ हम लोग जो है इंपॉर्टेंट बैंक को थोड़ा सा उसके बारे में भी देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। जैसे कि एशियाई विकास बैंक, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, तो हम लोग इसको थोड़ा सा देखना जरूरी है। एशियाई विकास बैंक जो है ये कहाँ पे है, तो और ये देखिए ये जो फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला, ठीक है, उस जगह पर इसकी स्थापना की गई थी लगभग 1969 में, ठीक है। और जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक, ये भारत को लगभग यहाँ पे 60 लाख मतलब 59.7 ही कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन है यहाँ पे डाटा बोल करके पढ़ रहा हूँ, कंफ्यूजन मत होना, याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा। तो लगभग 59.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना संबंधी तकनीकी सहायता भी ये प्रदान किया हुआ था, है ना। तो इसलिए भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया, पहले अभी प्रश्न दिखाऊंगा मैं। और बैंक के द्वारा प्रदत्त कुल जो सहायता है उसमें देखिएगा कि 34% जो धनराशि है वो परिवहन क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद से 25% ऊर्जा क्षेत्र के लिए, 10% जो है शहरी आधारभूत अवसंरचना के लिए। कोई जरूरत है उतना कोई जरूरत नहीं है उतना याद रखने का, बस इतना याद रखिएगा कि जो परिवहन है, परिवहन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट करता है एशियाई बैंक, ठीक है, एशियाई विकास बैंक। देखिए अगला जो है यहाँ पे बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 2016 में। कहाँ पे, तो बीजिंग चीन में, ठीक है। और इसके द्वारा भी भारत को लगभग 9.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता यहाँ पे दी गई थी। ये भी लगभग 42% यानी कि सबसे ज्यादा जो है परिवहन क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करता है ये बैंक। और भी इसमें कुछ खास बातें हैं जिसको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। देखिए इसकी स्थापना जो है ना आर्टिकल्स ऑफ द एग्रीमेंट नामक एक बहुपक्षीय समझौते के माध्यम से की गई है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी थोड़ा देरी में आपको प्रश्न दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। तो एक एग्रीमेंट के माध्यम से किया गया है। इस एग्रीमेंट में, इस समझौते में लगभग 57 लोग जो हैं इसके संस्थापक सदस्य थे इस बैंक में। और ये लोग मतलब ये अनिवार्य भी है, ठीक है, यानी कि 57 संस्थापक जो है ये इसमें अनिवार्य है। इसका मतलब हम लोग ये कहें कि एग्रीमेंट अनिवार्य है। उसके बाद से 2020 में अगर हम लोग देखें तो इस बैंक में लगभग 103 जो है सदस्य थे, ठीक है। ये जो 103 लोग जो हैं सदस्य जो हैं, ये लोग विश्व का लगभग 79% तक का इसमें प्रतिनिधित्व करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद इनका अगर हम लोग देखें, आबादी में, सॉरी। और अगर सकल घरेलू उत्पाद में देखें तो लगभग 65% तक ये लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, ये इसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम, ये लोग इनके सहित जो है G20 के लगभग 14 सदस्य इसमें शामिल भी हैं, ठीक है। यानी कि G20 के सदस्य भी इसमें शामिल है। मैं ये सब थोड़ा सा क्यों बता रहा हूँ, देखिए एक प्रश्न पूछा गया है 2019 में। क्या प्रश्न पूछा गया है, एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जबकि यहाँ पे और भी लिख ही दिया है कि पूरा जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके बारे में हम लोग बताना है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हमारे भारत को छोड़ करके वर्ल्ड लेवल पे प्रश्न पूछता है यूपीएससी,
तो लगभग वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाता है, हालांकि उसमें थोड़ा सा लॉजिक छोड़ता है कि अगर आप लोग लॉजिक तरीके से भी समझ गए बातों को, थोड़ा पढ़े समझे हैं, तो आप लोग उसका आंसर बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, अभी हम लोग पढ़े इसके बारे में, तो आप अगर इन इसको नहीं जाने, इसको नहीं जाना, लेकिन अगर थर्ड नंबर को अगर जान रहे हैं कि एशिया से बाहर कोई सदस्य नहीं है बोला जा रहा है ना, जबकि आप देखे थे कि मैं आपको बताया था G20 के 14 सदस्य इसमें, 14 सदस्य इसमें है, मतलब एशिया से बाहर के बंदे हो लोग, है ना। एशिया के अंतर्गत भी बहुत सारे लोग हैं उसमें, लेकिन मैं आपको जर्मनी का बताया एग्जाम्पल, उसमें बताया, तो वो तो फिर एशिया से बाहर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट गलत है। अगर ये पॉइंट गलत हो गया तो आप इसको भी गलत करोगे, इसको भी गलत करोगे, इसको भी गलत करोगे, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। हालांकि अब ये पैटर्न जो है वो मुश्किल हो गया देखना, है ना, बहुत कम आजकल देखने को मिल रहा है इस बार का जो आप देखे होंगे एग्जाम में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप वर्ल्ड लेवल पे किसी चीज को देखें तो थोड़ा सा देखें, लेकिन अच्छा सा देखें, मतलब उसको याद रखें बस। ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, आपको लॉजिक वगैरह लगा करके आप उसका आंसर निकाल लेंगे, अगर कुछ कुछ चीजें आपको अच्छे से क्लियर हैं तो। इसका बताने का मतलब यही था। देखिए यहाँ से एक मेंस के लिए भी प्रश्न बना हुआ था, हालांकि ये 2012 का है ना, उसके बाद से तो लगभग नहीं बना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा ध्यान देंगे तो भी चलेगा, नहीं देंगे तो भी चलेगा, मतलब हाँ। लेकिन ये बात होती है कि भारत जहाँ पे इन्वॉल्व है वो थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न बना हुआ था, भारत ने हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का संस्थापक सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। देख रहे हैं, इस सब घटनाओं के कारण से ये पूछ लिया गया था। इन दोनों बैंकों की भूमिका किस प्रकार भिन्न होगी भारत के लिए, इन दोनों बैंकों के रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, करंट में जैसी स्थितियां बन रही उसी हिसाब से प्रश्न भी पूछा जा रहा है, पहले से ही पूछा जा रहा है। देखिए अगला टॉपिक अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से, ठीक है। आप लोग इससे पहले भी आप लोग देखे होंगे कि कृत्रिम वर्षा से संबंधित चीजें आप प्रश्न पूछा गया था, तो वैसे ये भी है मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। इसका क्या मतलब है, एकदम नॉर्मल पहले समझते हैं, फिर आपको यहाँ पे पढ़ेंगे आगे। देखिए समुद्र के लगभग आप देख रहे हैं कि समुद्री क्षेत्र है, इस चित्र में यहाँ से जहाज गया और यहाँ से कुछ चीजें निकल रही हैं, है ना, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये साधारण भाषा में कि ये लोग भी बादल को डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित चीजें जो हैं उसको, उसमें बहुत ज्यादा जो तापमान हम लोग को मिलता है डायरेक्टली, वो कहीं ना कहीं से कंट्रोल होगा, है ना। ये जो प्रकाश, जो सूर्य की प्रकाश है डायरेक्टली जो अगर पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं टकरा करके वापस चले जाएंगे ज्यादातर मात्रा में, तो हम लोग को उससे क्या होगा, राहत मिलेगा। तो ये एक प्रकार का, इस प्रकार का एक मैकेनिज्म है, इसको समझिएगा। मरीन मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग क्या है, नॉर्मली इससे संबंधित प्रश्नों पर, जैसे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऐसे प्रश्न नॉर्मल आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि आखिर सबसे पहले तो ये है क्या, ठीक है। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए, ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप देखेंगे कि मतलब समुद्री गर्मी के अत्यधिक तापमान से निपटने के लिए ये लोग क्या करेंगे, एक रणनीतिक है, एक इस प्रकार का प्लानिंग है, ठीक है। जिसमें क्या होगा, जिसमें ये होगा कि अगर ऐसी स्थितियां लोग लेकर के आएंगे, है ना, तो इससे क्या होगा, अभी जैसे मैं आपको इससे पहले वाला टॉपिक प्रवाल उसमें पढ़ाया क्या, एल्गी शैवाल से संबंधित चीजें पढ़ाया, वैसे ही समुद्र के और अलग अलग तरीके की जीव, जैसे प्रवाल जो है, प्रवाल विरंजन, ये सब चीजों में कमी होगा, क्योंकि आपको मैं इससे पहले प्रवाल विरंजन के बारे में पढ़ाया था कि बहुत ज्यादा प्रकाश की मात्रा के कारण से जो है वो लोग भी, उनका भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है ना। तो ऐसी स्थितियां जब हम लोग ये मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग वाला जो सिस्टम है, इसको अगर हम लोग अपनाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं जो है, जो जिस तरीके से गर्मी पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जैसा पड़ता है, वो कम होगा,
और वो कम होगा तो हम लोग कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र जो है समुद्री क्षेत्र का कहें तो इसमें सुधार होगा, है ना। तो ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये न्यूज में है। हम लोग को हमारा क्या काम है, हम लोग इसको समझें अच्छे से कि आखिर ये है क्या। तो समझ गए क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसको और देख लेते हैं। क्लाउड ब्राइटनिंग की अवधारणा जो है ब्रिटिश क्लाउड भौतिकी विज्ञान जॉन लैथम ने दी है। उन्होंने वर्ष 1990 में पृथ्वी की ऊर्जा संतुलन को बदलकर ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के साधन के रूप में इसके विचार को प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग इससे बिल्कुल दिख रहा है आपको, मैं जो बताया कि कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ हद तक तो जरूर किया जा सकता है, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, नॉर्मली नहीं बता रहा हूं, अभी देखिए आगे हम लोग, जैसे कि स्वच्छ समुद्री वायु में बादल मुख्य रूप से जो है बादल से, ठीक है, सल्फेट और समुद्री लवणीय क्रिस्टल से ये जो बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, जो बादल, ये जो बादल देख रहे हैं ना, यही प्रक्रिया को एक तरीके से हम लोग इसका प्रक्रिया देख रहे हैं कि मरीन क्लाउड जो ब्राइटनिंग है इसमें ये किस प्रक्रिया से बन रहा है, उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ के समझ रहे हैं, ठीक है। तो स्वच्छ समुद्री वायु में बादल मुख्य रूप से सल्फेट और समुद्री लवणीय क्रिस्टल से बनते हैं जो अपेक्षाकृत दुर्लभ होते हैं, ठीक है, जिससे न्यून प्रकाश प्रवर्तन वाली बूंदें बनती है, ठीक। अब जैसे ये जो बादलें जो बन रही है, ठीक है, ये बादल परफेक्टली हमारे लिए जितना जरूरत है उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, है ना, उतने में जो है प्रकाश जो है गर्मी जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। उसके कारण से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेकर के आएंगे मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। इस प्रक्रिया में हम लोग क्या करेंगे, इस प्रक्रिया में हम लोग करेंगे समुद्री बादल परिवर्तनशीलता, यानी कि उसमें हम लोग वृद्धि करेंगे, जिसके कारण से क्या होगा, सफेद और चमकीले जिस तरह से बादल है वैसे बादल बन जाएंगे। और बादल बनने के बाद से फिर क्या होगा, अब उसके बाद से प्रकाश पड़ेगा, बादल घने रहेंगे, और ये जो जो बने हुए कृत्रिम बादल जो हम लोगों ने बनाए हैं उससे क्या होगा, प्रकाश जो है फिर से परिवर्तित हो जाएगा। उससे क्या होगा, प्रकाश जो है उसका जो जिस तरीके से प्रभाव है, जिस तरीके से गर्मी है, वो कहीं ना कहीं कम होगा, ठीक है। तो मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग क्या है, किसके संदर्भ में है, किससे संबंधित है, समझ में आ गया। अगला टॉपिक देखते हैं, भारत लार्ज लैंग्वेज मॉडल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम अलग कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग कहते हैं LLM शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये क्या है इसको समझते हैं। देखिए अभी आप लोग बहुत ज्यादा न्यूज में सुन रहे होंगे AI के बारे में, है ना, AI क्या है इसके बारे में आप लोग बहुत ज्यादा न्यूज में सुन रहे होंगे। बस ये सेम वही चीजें हैं, थोड़ा सा इस पे लेवल पे आगे चल करके हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग व्यवहारिक भाषा में, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ऐसा व्यवहारिक भाषा जो है AI को सिखाने का एक प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्लानिंग को हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं LLM। समझ में आ गया, एकदम साधारण भाषा में, बड़ा सा पढ़ के देखते हैं, ठीक है। बाकी तो जरूरत नहीं है, लगभग मतलब वही बातें हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा लगे इसमें, थोड़ा जो मेन बातें मैं वही चीजें आपको बता रहा हूँ, कोई चीज छूट नहीं रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रकार का मॉडल है, मतलब एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि हम लोग AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हम लोग अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी जैसे आप लोग को, अब बहुत लोग ऐसे यूज करते होंगे ना मोबाइल में माइक वो जो रहता है फोन गूगल का, ठीक है, चाहे गूगल असिस्टेंट का, है ना, उसमें हम लोग ऐसे बोल देते हैं ये करो वो करो, कुछ सर्च करे, सॉन्ग सर्च किए, किसी चीज किसी टॉपिक का नाम बोल दिए तो आ गया। वही चीजों को और आसान करने के लिए हम लोग अगर किसी चीज, कोई भी ऐसी चीजों के बारे में एकदम साधारण भाषा में भी अगर हम लोग गूगल को कहें, यानी कि AI को कहें, तो वो क्या करेगा, तुरंत उसको समझ जाएगा, वैसा उसको डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है।
ठीक है, इसमें एक समिति भी बनाई जा रही है जिस पर वो लोग पूरा अच्छे से समझेंगे कि जो ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये एक तरीके से जो एप्लीकेशन होता है इसका, उसको हम लोग किस तरीके से जो है अच्छे से डेवलपमेंट करें। ठीक है, ताकि जो है वो लोकल लैंग्वेज को भी अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो पूरा बेस्ड है इसी के ऊपर। क्लियर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत अब ये लोग पूरा लोकल लैंग्वेज को भी लेकर के आने का प्रयास करें। अदर अदर भाषा नहीं, हम लोग जिस तरीके से बोलते हैं वैसा, मतलब मानव के हिसाब से जैसे हम लोग बात कर रहे हैं फीलिंग के साथ सब चीजें, तो हम लोग जैसे बात कर रहे हैं समझ सके उस बात को, वैसा कुछ कोशिश किया जा रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली आप लोग मत लेना। ठीक है ना? देखिए यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया 2020 में, देखिए ये प्रश्न पूछा गया है ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित पूछा गया प्रश्न, देख लीजिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली मत लेना आप लोग। देख लीजिए प्रश्न, इस प्रश्न का आप लोग उत्तर देना, एकदम नॉर्मल प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी समझ रहे हैं, समझ जाएंगे लॉजिकल तरीके से, ये को आप समझ रहे हैं आप लोग तो आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ से एक मेंस में प्रश्न पूछा गया, चौथी औद्योगिक क्रांति के उद्भव ने सरकार के अभिन्न अंग के रूप में ई गवर्नेंस की शुरुआत की है। विचार विमर्श कीजिए, 2020 में ऐसा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए भी ध्यान रखना है। ये सारी बातें जो मैं आपको बता चुका हूँ वही सब बातें यहाँ पे है कि वो लोग कितना ज्यादा बेहतर तरीके से उसको जो है हम लोग मतलब हमारे खुद मानव के माइंड को जिस तरीके से बोल रहा है उसको वो समझ सके, एकदम साधारण भाषा में भी बोले तो। ठीक है, तो उस तरीके का डेवलपमेंट करने का प्लानिंग चल रहा है, और इस प्लान में अमेरिका और भारत दोनों मिल करके जो है, मतलब एक तरीके से अमेरिका का सहयोग से भी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। एक चीज आता है इसमें साथ में, डीप टेक। ठीक है, तो ये डीप टेक क्या है, या फिर डीप टैंक टेक, डीप टेक, ठीक है यही नाम है। तो ये आखिर है क्या, इसके साथ ही ये लोग जुड़ करके काम कर रहे हैं। तो आखिर ये डीप टेक क्या है, इसको अब हम लोग समझते हैं। डीप टेक एकदम साधारण भाषा में समझिएगा, जितने भी ऐसे नए नए चीजों का विकास हो रहा है, ठीक है, तो उस विकास में यानी कि ये जो डीप टेक है ना, डीप टेक एक तरीके का संगठन है, समझ गए आप, एक ग्रुप है, मतलब कहने का मतलब है एक ग्रुप है ये डीप टेक, जिसमें ऐसे कुछ लोग शामिल हैं। ठीक है, अब कोई भी ऐसी नई चीजें हैं या फिर कोई ऐसी नई बाधाएं आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित चीजें, या फिर नए नए अलग अलग आविष्कारों से संबंधित चीजें, किस तरीके से किसी काम को आसान किया जाए, उन सभी पे विचार करने वाले जो लोग हैं इनको हम लोग कहते हैं डीप टेक। क्लियर है? इनसे संबंधित कोई समस्याएं आ गई हैं, ठीक है, कोई अलग अलग नया नया चीजों का इनोवेशन करना है, देखिए सब चीजें हैं यहाँ पे, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं करके। देखिए जीव विज्ञान से संबंधित रासायनिक विज्ञान सारी चीजें हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत सामग्री, ब्लॉकचेन, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी, ये सभी चीजों से संबंधित जो है कुछ भी ऐसा नया चीज अगर इनको एक तरीके से जो है आसान करने के लिए अगर ये लोग उस पर सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कितना बेहतर किया जाए, तो इस ग्रुप को हम लोग कह रहे हैं डीप टेक। याद रहेगा, पूरा टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजों पे लोग पूरा काम कर रहे हैं, उससे समस्याओं से संबंधित हर एक चीजों पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉलिसी भी है, ड्राफ्ट नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 2023। तो ये अभी अभी आया है। यहाँ से नॉर्मल प्रश्न बनेगा कि आखिर जो है ये किससे संबंधित है, किसके लिए है। तो याद रखिएगा कि जो डीप टेक है यानी कि जितने भी तकनीकी जो चीजें हैं उनसे संबंधित जो स्टार्टअप वगैरह बन रहे हैं, उससे संबंधित कोई भी ऐसा परेशानी आ रही है अनुसंधान विकास से संबंधित, तो उसको दूर करना और उसको बढ़ावा देना, इसका मुख्य रूप से ये पॉलिसी का उद्देश्य है। ठीक है, ये सभी बातें वही है जो मैं आपको बता दिया। अब आगे आता है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये न्यूज में क्यों। तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी कुछ समय पहले अगर आप लोग देखे होंगे तो ये जो आईएमएफ है ये बता रहा, यहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार हम लोग उसमें ये बता रहा है कि पूरा वर्ल्ड लेवल पे जो है ना भारत का 2% तक का योगदान जो है और बढ़ेगा पूरे वर्ल्ड लेवल पे।
ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है आर्थिक विकास की जो स्थितियां हैं भारत की, वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को 2% तक वृद्धि करने में सहायता करेगी। इसका कहने का मतलब ये, यानी कि लगभग हम लोग देखें कि 5 वर्षों में 16% तक का था, लेकिन अब उसको अनुमान के हिसाब से 18% बताया जा रहा है आईएमएफ के द्वारा, कि जो वर्ल्ड लेवल पे भारत का प्रभाव जो रहेगा, यानी कि आर्थिक विकास की स्थितियां जो रहेंगी, उसमें योगदान जो रहेगा वर्ल्ड लेवल पे, वो 18% तक रहेगा। ठीक है, तो ये अनुमान लगाया है आईएमएफ। हम लोग को अब यहाँ से, ये तो न्यूज में है, हम लोग को इसके पीछे की क्या चीजें पढ़नी है, तो हमको पढ़नी है यहाँ पे कि आईएमएफ क्या है। दूसरा चीज हम लोग को ये पढ़ना है कि आखिर ऐसा वो बोल क्यों रहा है। मतलब अगर हमारे भारत में अगर 2% पूरे वर्ल्ड लेवल पे विकास होगा, तो आखिर इसके पीछे की जो है कारण क्या है, इसके पीछे ऐसी स्थितियां क्या है जिसके कारण से हम लोग विकास में 2% आगे बढ़ गए वर्ल्ड लेवल पे, उसी को हम लोग को देखना है। दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे कारण है जिनके कारण से हम लोग जो है डेवलप कर रहे हैं 2%। तो उसमें सबसे पहला है मानसून। अब फिर यहाँ पे बात आएगा कि मानसून तो हम लोग अभी देखे साल भर पूरा मतलब एकदम अजीब टाइप से बारिश हुआ कहीं नहीं हुआ, एकदम मतलब जो है मतलब उसका पूरा क्या बोलते हैं, उसका दिशा और दशा दोनों खराब हो गया था, ऐसा लग रहा है हम लोग को, है ना, न्यूज में यही सुन रहे थे। लेकिन अगर हम लोग अच्छे से देखें तो क्या हुआ मानसून का, वो थोड़ा ना थोड़ा बहुत इधर उधर करके बारिश जिस तरीके से हुआ, अगर हम लोग इसको पूरा इक्वल अनुमान लगाए ना, तो लगभग वैसा ही बारिश हुआ जैसे होना चाहिए था। तो इसके कारण से भी जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट जिस तरीके से होना चाहिए था, एक तरीके से जो आर्थिक जो व्यवस्था वो खराब हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ, कि लगभग बारिश उस तरीके से हो गया। देखिए, एसबीआई मानसून प्रभाव सूचकांक जो कि स्थानिक वितरण पर विचार करता है, ये क्या है, तो इसका मूल्य जो है यहाँ पे लगभग 89.5% रहा, ये लोग इस तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, मानसून के हिसाब से, जो कि वर्ष 2022 में जो मौसम का सूचकांक, उसमें लगभग 62% से व्यापक रूप से बेहतर है। मतलब अब यहाँ पे इस सूचकांक के अनुसार ये पता चल रहा है कि अभी जो वर्षा हुआ वो पहले से भी अच्छा ही हो गया, बल्कि इधर थोड़ा बहुत जो है डैमेज हुआ, कहीं पे बारिश हुआ कहीं पे नहीं हुआ, एक परफेक्टली तरीके से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बारिश अच्छा हुआ। एसबीआई का जो सूचकांक है, उसका मानसून प्रभाव सूचकांक है, उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है। तो हम लोग ये भी रीजन मान रहे हैं कि इसके कारण से ही बढ़ा होगा। फिर पूंजीगत व्यय पर निरंतर बल, इसके कारण से भी लगातार पूंजीगत व्यय में हम लोग मतलब उसमें जो है सरकार लगातार उसमें व्यय कर रही है, ठीक है, उसको बढ़ावा दे रही है, उसके कारण से भी ये भी एक रीजन है जिसके कारण से जो है 2% की वृद्धि हुई है। ठीक है, उसके बाद से नई कंपनियों का पंजीकरण, तो नई कंपनियों का पंजीकरण भी हुआ है। आप खुद सोचिए ना, मैं आपको इसीलिए बताया था कि किसी भी देश को डेवलप करना है तो क्या ये सब रीजन नहीं होंगे उसको, चाहे इसको आप कारण बता लो, चाहे उसको सुझाव दे दो, है ना, तो यही सब रीजन है। नई कंपनियों का पंजीकरण लगभग 2023-24 में, आपको अगर डाटा याद रखें तो अच्छी बात है, रख लीजिएगा, लगभग यहाँ पे 93,000 कंपनियों का पंजीकृत यहाँ पे किया गया है। ठीक है, जबकि इससे पूर्व 5 वर्ष तक की जो संख्या थी वो लगभग 59,000 तक की थी। ऋण में वृद्धि, तो ऋण में भी वृद्धि हुआ किस तरीके से, देखिए 2022 की शुरुआत में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो है उनकी ऋण वृद्धि दर बढ़ रही है। सितंबर माह तक का कुल जमा में 13.2% तक और ऋण में 20% तक वृद्धि हुई है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में त्योहारों के दौरान भी जो है ऋण मांग की मजबूती बनी रहेगी। तो लोग बहुत ज्यादा यहाँ से ऋण भी ले रहे हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए, तो इसलिए भी जो है योगदान मिल रहा है पूरे अर्थव्यवस्था को।
फिर अर्थव्यवस्था में औपचारिकरण, ये भी स्थितियां हैं। इसमें क्या हुआ है कि इसका क्या मतलब है कि ये अनुमान लगाया जा रहा है, मतलब अनुमान नहीं, सॉरी, मतलब यहाँ पे एक रिपोर्ट के हिसाब से कह रहे हैं कि नए लोग जो है ना, जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जो कभी उनके पास कोई ऐसा अकाउंट डिटेल्स कुछ नहीं था, वो लोग अचानक से बहुत ज्यादा, लगभग 40% लोग ऐसे ऐसे हैं जो लोग, मतलब लगभग 9 वर्षों के बीच में देखा जा रहा है, तो लगभग वो लोग का ना, मतलब 40% ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इनका कोई भी ऐसा कहीं पे बैंक अकाउंट इस तरीके से कुछ भी नहीं था, पूरा फ्रेश लोग थे, मतलब उनका कहीं कोई अकाउंट नहीं था, डायरेक्टली अकाउंट इस समय खुलवाए हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग डायरेक्टली बैंक बैंक से अब जुड़ गए हैं। इतने लोग जुड़े हुए नहीं थे वो लोग, अब अगर इतने लोग जुड़ गए हैं इसमें, तो इनका जुड़ने का मतलब ये हुआ कि अब जब ये लोग जुड़े हुए हैं, इसका मतलब जो बैंक का कस्टमर बढ़े, पहले जो थे 100% में से 60% जो लोग हैं, वो 60% लोग बहुत जगह पे इधर उधर पहले से यूज कर रहे थे, लेकिन ये पूरा 40% जो है, 40% लोग पूरा जो है जेन्युइन थे, फ्रेश थे। यानी कि इतने की और वृद्धि हुई, लोन से संबंधित, जमा से संबंधित हुई ना, पूरा एक्स्ट्रा, तो इसलिए भी माना जा रहा है ऐसा। और इनका योगदान लगभग 10% तक हो सकता है, और जो बैंक का ऋण वगैरह है इसमें वृद्धि में, क्योंकि भाई ये लोग भी 40% लोग 10% तक तो लोन लेंगे ही, वो लोग भी ऋण लेंगे, है ना, इसके कारण से ऐसा बोला जा रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा आईएमएफ के बारे में, रीजन क्या है समझ में आ गया, आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ठीक है। 1944 में संयुक्त राज्य के अंतर्गत जो न्यू हैम्पशायर है, यहाँ पे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1930 का जो दशक था, उसके अंतर्गत जो विश्वव्यापी महामंदी था, उससे संबंधित निपटने के लिए याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इसका सदस्य जब तक मतलब वो व्यक्ति जब तक नहीं बनेगा, तब तक उसे विश्व बैंक की जो शाखा है, उससे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की सदस्यता नहीं मिलती। मतलब उसको पहले, अगर कोई भी आईबीआरडी का सदस्य बनना चाहता है, तो उसको पहले आईएमएफ का सदस्य बनना पड़ेगा। ये कुछ कुछ फैक्ट जो रहते हैं ना, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। और आईएमएफ में लगभग 189 देशों के, मतलब ये यहाँ पे लोग इसमें हैं, जुड़े हुए हैं इसके साथ। एक चीज और ध्यान रखना, क्या चीज, कि इनका ना एक अलग तरीके से प्रतिनिधित्व भी होता है इसमें, जो जुड़े हुए लोग हैं। कहने का मतलब, अभी एक और चीज बताया था ना, इसमें इस बैंक में क्या होता है कि जो जो अधिक शक्तिशाली जो देश है ना, जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनका ज्यादा अगर प्रतिनिधित्व रहेगा ना, तो उनका पावर भी यहाँ पे ज्यादा रहेगा। जो लोगों का कम प्रतिनिधित्व, तो उनका पावर भी कम रहेगा, ऐसा भी स्थिति है यहाँ पे, ठीक है। अब उद्देश्य क्या है, इसको क्यों बनाया गया? तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए, दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें है ना, ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक है धूल निरोधक। धूल निरोधक क्या मतलब है इसका? मतलब तो नॉर्मली जो धूल है वही धूल है यहाँ पे भी। दिल्ली के क्षेत्र में अभी जो जिस तरीके से देख रहे हैं न्यूज में, इसलिए है क्योंकि अब वहां पे वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है, धूल तो बहुत जगह पे देखने को मिलेगा। तो इसको नियंत्रित करने के लिए एक, मतलब एक समाधान तरीके से कोशिश प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें धूल निरोधक ये जो चीजें हैं ना, ये इसको मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको उपयोग करने का कोशिश किया जा रहा है। तो आखिर ये धूल निरोधक है क्या? तो धूल निरोधक हम लोग इसको कह रहे हैं कि जिसमें कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, ये जो मैग्नीशियम लवण से वो बना होगा धूल निरोधक, जिसको हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। ये क्या होगा, इसको जल में मिला दिया जाएगा पूरा, ठीक है। फिर इसको हर जगह पर छिड़काव कर दिया जाएगा, सड़क वड़क हर चीज में। तो इसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लंबे समय तक जो है ये मतलब धूल को नियंत्रित करके रखेगा, ठीक है। तो ये धूल निरोधक से संबंधित चीजें याद रखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट धूल निरोधक में
कैल्शियम मैग्नीशियम जो है ये कहीं ना कहीं इसके जो मतलब धूल निरोधक यानी कि धूल को कम करने में, नियंत्रित करने में ये लोग मदद करते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ से प्रीलिम्स में एक बार ये वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए मैं उसको उस टॉपिक पर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सभी टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। देख लीजिए यहाँ से प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा गया था। आप लोग चाहें तो इसका वीडियो रोक करके इसका आंसर दीजिएगा। देखिए मेंस में भी यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था 2021 में। मतलब यहाँ से नहीं, ओवरऑल होता है। अब जैसे वो इसमें जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में जारी किए गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। विगत 2005 के अद्यतन से यह किस प्रकार भिन्न है। इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है ना। तो इस तरीके से प्रश्न 2021 में पूछा गया था। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखेंगे तो आप जरूर उसको हल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क। ठीक है, क्योंकि अभी ये आप मतलब एक तरीके से न्यूज में है ना, तो हम लोग को इसको थोड़ा समझना जरूरी है ये वाला जो, क्योंकि ये सब जो चीजें है ना जैव विविधता से संबंधित हो गया, पर्यावरण से संबंधित चीजें हो गई, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, तो ये जो ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, समझते हैं इसके बारे में। देखिए दिसंबर 2022 को हुए कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के अंगीकरण के बाद 2022 में इसको शुरुआत किया गया। ठीक है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे किया गया, दूसरे पॉइंट में नैरोबी केन्या में। याद रहेगा, आखिर ये किससे संबंधित है, तो जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तकनीकी एवं प्रावैधिकी सलाह पर सहायक निकाय, ये जो निकाय है ना, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा। पर 25वीं बैठक सामूहिक रूप से कार्यवाही में परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सुझाव के साथ संपन्न हुआ। तो ये लोग 25वीं बैठक अभी कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इसके साथ ये भी चर्चे में है, तो हम लोग इसको भी ध्यान में रखना है और इसको भी ध्यान में रखना है। यानी कि हम लोग को ये जो न्यूज है, इस न्यूज से हम लोग को दो चीजें समझना है। पहला चीज KMGBF मतलब कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क। दूसरा तकनीकी प्रावैधिकी सलाह पर सहायक निकाय यानी कि SBSTTA 25, इसको भी समझना जरूरी है। तो हम लोग को यहाँ पे दो चीजें पढ़नी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और याद रखेंगे कि ये जो दोनों टॉपिक हम लोग देख रहे हैं किससे संबंधित रहेंगे, तो ये लोग एक तरीके से जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं लोग। ठीक है, मुख्य रूप से फोकस पॉइंट है इनका। तो हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं कि जो वैज्ञानिक तकनीकी प्रावैधिकी सलाह पर सहायक निकाय जो है यानी कि SBSTTA, इसका निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में। ठीक है, तो जैव विविधता पर कन्वेंशन, ये जैव विविधता पर कन्वेंशन, आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाध्यकारी समझौता है, देखिए थोड़ा सा मैं इसमें बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैव विविधता अभिसमय जो है ना, ये CBD भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये जैव विविधता संरक्षण के लिए एक कानूनी बाध्यकारी जो है कानून है ये। ठीक है, बाध्यकारी संधि है जिसको 1993 में लागू किया गया था। भारत इस सम्मेलन का पक्षकार सदस्य भी है। ठीक है, तो इसी के नियम के अंतर्गत इनका भी अपना एक नियम सारणी है। उसके अनुच्छेद 25 में, ठीक है, उसके अनुच्छेद 25 में 25 के अनुसार इस संगठन को बनाया गया, इस निकाय को बनाया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा ना।
ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको कहाँ से बनाया गया, तो इसको बनाया गया CBD का जो अनुच्छेद 25 है उसके अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखेंगे उसको। ये मुख्य रूप से देखेंगे ना आप, कई बार ऐसे बीच बीच चीजों से प्रश्न पूछ लेता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और CBD के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है बनाने का, तो पार्टियों के सम्मेलन यानी कि कॉप और इनके अन्य सहायक निकायों को कन्वेंशन के कार्यान्वयन के संबंध में समय पर सलाह देना। तो सलाह से समझो भी चीजें, इनको जो इम्पोर्टेंट सलाह देना है वो ये देने का कार्य करता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ये कुनमिंगम जो है ये क्या है। कुनमिंग कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क। ये कुनमिंग क्या है पता है, कुनमिंग, ये कुनमिंग ना चीन का एक जगह है। ठीक है, तो चीन का जो जगह है ना, उस समय मतलब चीन का जगह है, उसी जगह पर इसको बनाया गया। उसी समय इस फ्रेमवर्क को तैयार किया गया, इसीलिए इसका नाम अब उसी जगह से रख दिया गया है। तो ये किससे संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है, बार बार आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कैसे बना, ये संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकार जो थे 15वें सम्मेलन यानी कि COP15 का हुआ दिसंबर 2022 में। कहाँ पे हुआ, कुनमिंग, कुनमिंग चीन में। ठीक है, चीन का एक जगह है कुनमिंग, वहीं पे। तो कुनमिंग में हुआ, उसी जगह पर इस ये जो फ्रेमवर्क है इसको अपनाया गया है। कब, 2022 दिसंबर में, अभी पहले बताया था। और ये कुनमिंग घोषणा पत्र है, 100 से अधिक देशों के द्वारा इसको अपनाया गया है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि का समर्थन करने और कन्वेंशन की पिछली रणनीतिक योजनाओं पर निर्माण करने हेतु ये महत्वाकांक्षी मार्ग निर्धारित करता है। तो ये कुनमिंग के बारे में भी आप समझ गए, इससे संबंधित क्या क्या फैक्ट याद रखना है, देखिए ध्यान से, एक बार कर दे रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो है ये क्या हुआ, कॉप 15 के अंतर्गत कहाँ पे और कब, 2022 में। 2022 में कहाँ पे, तो कुनमिंग। कुनमिंग कहाँ है, कुनमिंग है चीन में। ठीक है, तो चीन में बैठक हुआ था, उसी जगह पर इसको अपनाया गया। ठीक है, याद रखेंगे। कुनमिंग जैव विविधता कोष भी है इससे संबंधित, है ना। नॉर्मली पूछ लेता है कि कुनमिंग जैव विविधता कोष है या नहीं, ऐसे, या फिर इससे संबंधित बनाया गया था। अब आप जानकारी रहेगा तब तो आप बता पाओगे कि हाँ बनाया गया है ना। तो ये भी बनाया गया है। देखिए छोटे छोटे वर्ड्स पे मैं इसीलिए ध्यान देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न बनाया गया है 2018 में, मोमेंट फॉर चेंज, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है। ऐसे प्रश्न वर्ड्स कई बार मैं आपको इसीलिए थोड़ा सा ध्यान मतलब देने के लिए कहता हूँ। देखिए एक और प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है जो कि आपका UNCCD यानी कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 2016 में ऐसे प्रश्न पूछे गए। इसीलिए मैं थोड़ा सा संगठन को, उसका जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको ध्यान से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बस लास्ट टॉपिक है हमारा, एंडिंग है, इसको भी समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बायोमास को फायरिंग कुछ नहीं है, एकदम आसान भाषा में आपको इसको समझा देता हूँ, तो और कुछ जरूरत नहीं पड़े। देखिए क्या होता है, जो बायोमास को फायरिंग है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक प्रकार का ऐसा इसमें मतलब कहीं ना कहीं हम लोग जो अभी जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने का एक प्लान है। ठीक है, तो इस प्लान में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी इस तरीके की जो कंपनियां हैं, ये कंपनी जो ये इस तरीके से पॉल्यूशन जो फैला रहे हैं या कार्बन का बहुत ज्यादा इनको उत्सर्जन हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, जब ये जो ये सब जो दहन करते हैं ना, यानी कि कार्बन वगैरह को जो जलाते हैं लोग, कोयले का जैसे जलाना, तो अब क्या करेंगे, अब ये प्लान किया जा रहा है, ये बायोमास को फायरिंग का मतलब बता रहा हूं मैं एग्जाम्पल के लिए, कि अब उसमें बायोमास का प्रोडक्ट भी उसमें लगा देंगे, बायोमास का चीजें, बायोमास भी उसमें साथ में मिक्स करके जलाएंगे, बस इतना ही है ये। बायोमास को फायरिंग का मतलब हुआ कि बायोमास से संबंधित चीजें, और उसके अलावा अगर कोयला कोई यूज कर रहा है तो उस कोयले के साथ मिला करके धीरे धीरे करके इस तरीके से हम लोग करेंगे। उससे क्या होगा,
उससे ये होगा कि बहुत कम, मतलब बहुत हद तक जो है कार्बन का जो उत्सर्जन है उस पर नियंत्रण आएगा। प्लस जो बायोमास है वो क्या चीज है, बायोमास क्या चीज से बन रहा है, जितने भी सड़े गले जो चीजें हैं जैसे पराली वगैरह, इसको किसान जला देते थे, पॉल्यूशन होता था, उसका भी यूज हो गया, पॉल्यूशन भी रुक जाएगा, है ना। तो ये जो मैं आपको बताया, बस यही कॉन्सेप्ट है, इसका मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए ये एक फैक्ट के रूप में थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये जो है इसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोयला आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्रों में को फायरिंग बायोमास पर नीति कार्यान्वयन की जमीनी प्रगति को समझने के लिए वर्ष 2022 में एक सर्वेक्षण आधारित अध्ययन भी किया था। तो ऐसे पॉइंट्स करके जोड़ करके दे देता है ना, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब बाकी बायोमास को फायरिंग क्या है इसको आप क्लियरली समझ गए अच्छे से। कुछ अगर इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं तो उसको भी देख लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, धीरे धीरे जो है बाकी जो कोयला से संबंधित जितने भी इस तरीके से तापीय संयंत्र है उसको धीरे धीरे रिप्लेस करते जाएंगे, वहां पे बायोमास लेकर के आएंगे, है ना। धीरे धीरे करके ईंधन में जो है ईंधन के रूप में बायोमास को यूज करने लगेंगे। बायोमास क्या है ये तो समझ में आ गया आपको। बायोमास क्या है, जितने भी सड़े गले पदार्थों से जो हम लोग मतलब उसका यूज करके जो बनाएंगे, यानी कि उसको भी नॉर्मली इसी तरीके से सुखा करके जलाने के उपयुक्त बनाएंगे, उसी को हम लोग बायोमास कहते हैं। यहाँ पे अब पूरा प्राकृतिक चीजों का चीज उसमें रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे बायोमास को फायरिंग का क्या मतलब है, कोयला और बायोमास को एक साथ मिला करके जलाने का, ठीक है, वही चीज है। इससे क्या होगा तो देखिए यहाँ पे भी है कि जितना हो सकेगा हम लोग स्वच्छ तरीके से जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए विद्युत संयंत्र में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को भी कम करने के लिए इसका यूज कर पाएंगे, है ना। और कोयला बेड़ यानी कि कोयला परिवहन जहाज जो है उसमें डिकार्बोनाइज करने के लिए भी बायोमास को फायरिंग का विश्व स्तर पर स्वीकृत एक लागत प्रभावित तरीका भी है ये। देखिए यहाँ पे कोयला और बायोमास दोनों मिलाया गया है। भारत में आमतौर पर बायोमास को खेतों में जलाया जाता है, जो कि देश में कोयला चुनौती का समाधान खोजने में रुचि को कमी करता है। बिल्कुल 2022 में बजट भाषण में वित्त मंत्री के अनुसार थर्मल पावर प्लांटों में 5 से 7% बायोमास प्लेट को फायरिंग करने से प्रति वर्ष 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोका जा सकता है। देख रहे हैं, ये डाटा याद रखिएगा, लास्ट वाले को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डाटा। देखिए बायोमास से संबंधित चीजें भी अभी अभी यहाँ से देखिए एक प्रश्न, ये सब टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बायोमास से पूरा एकदम डायरेक्टली इधर से पूछ लिया गया। और एक और मैं आपको प्रश्न शायद अभी इसमें यहाँ पे होगा या नहीं होगा, मैं आपको बहुत पहले जब हम लोग प्रश्न एनालिसिस कर रहे थे तब भी बताया था। एक और प्रश्न ये भी है, देखिए, है ना, बायोमास, अच्छा वो एथेनॉल था शायद। तो इस तरीके से आपको प्रश्न देखिए, सभी जितने भी मैं आपको टॉपिक बताया हूं ना, सभी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से अभी तक अगर आप लोग यहाँ तक आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, अपना अच्छे से अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद क्या मतलब, मैं तो अपने तरफ से मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए है ये, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए। अगला वीडियो जितना जल्द हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा लेकर के आने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।